के केस में सुप्रीम कोर्ट में पेश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही शानदार केस, और इस केस में अरविंद केजरीवाल ने सीधी चुनौती दी है अपनी गिरफ्तारी को सीधे रूप से इलीगल यानी गैर कानूनी साबित करने की कोशिश, और उसके लिए इस केस में लड़ रहे हैं देश के वरिष्ठतम वकीलों में से एक अभिषेक मनु सिंघवी यहां पर एक दलीलें पेश कर रहे हैं। पीएलएमए की धारा 3 का भी जिक्र अब हो रहा है। धारा 3 जो है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी चीज को, किसी साक्ष्य को मिटाकर किसी को फंसाने या कोई उसमें खुद फंसा हो, इन सारी चीजों का एक मिलाजुला सेक्शन है ये धारा 3। इसके तहत और यहां पूछ रहे हैं कि आखिर इसका यहां लेना देना क्या है, क्योंकि पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसके तहत अगर आप गिरफ्तार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, तो इसमें धारा 19 जो है वो साफ साफ कहता है कि इनकी गिरफ्तारी का कोई साक्ष्य होना चाहिए, कोई प्रूफ होना चाहिए आपके पास, तभी आप गिरफ्तार कर सकते हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई साक्ष्य है? और यहां पर के कविता का जिक्र आ रहा है जो अभी गिरफ्त में है। उसके अलावा मंगुटा रेड्डी का आ रहा है, राघव रेड्डी का नाम आ रहा है। ये तमाम नाम आ रहे हैं और ये तमाम नाम जो है बाप बेटे का जिक्र, बेटे ने बताया बाप ने बताया के कविता को, के कविता ने बताया बेटे को। उसके बाद में फिर ये जो चौकड़ी है यानी कि दक्षिण लॉबी, जो साउथ लॉबी है, वो यहां पर क्या काम कर रही थी, और साउथ लॉबी में से किसी को आप तोड़ लेते हैं, उनको अपना अप्रूवर बना लेते हैं, सरकारी गवाह बना लेते हैं, और उसके बाद आप उस आधार पर मुझे गिरफ्तार कर लेते हैं, यानी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेते हैं। ये कितना जायज है? ये बातें यहां रखते हुए यहां पर बहुत सारी बातें, और लेकिन उन बातों में सबसे बड़ी चीज जो है वो निकल के आ रही है कि ईडी यहां से क्या कुछ कहेगा, लेकिन ईडी को जो भी कहे उससे पहले ईडी के ऊपर एक प्रेशर तो बनता हुआ अमलेंदु जी साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत सारी बातों में ईडी से पहले जस्टिस खन्ना क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन जस्टिस खन्ना जैसे ईडी को यहां पर थोड़ा सा डिफेंड करते हुए, जो विद्वान जज हैं वो डिफेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा ईडी आपके डिपार्टमेंट ने रोकने की, उसकी यानी मंगुटा रेड्डी की पत्नी जो है उसने अपनी जान लेने की कोशिश की, वो मानसिक आघात उसके ऊपर पड़ा, ये सारी बातें, और आपके विभाग ने रोकने की कोशिश नहीं की, ये इन्होंने कहा। तो इन्होंने कहा कि मेरा विभाग, इनका विभाग यानी राजू का विभाग मत कहिए, राजू एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, लेकिन वो चूंकि वहां पर उस विभाग की तरफ से आए हुए हैं। जब अगर अरविंद केजरीवाल के रूप में खड़े हैं अभिषेक मनु सिंघवी, तो एएसजी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू भी ईडी के रूप में खड़े हैं। बिल्कुल। लेकिन जस्टिस, जो विद्वान जज जस्टिस संजीव खन्ना बोल रहे हैं कि विभाग मत कहिए। चलिए, अच्छी बात है, विभाग मत कहिए। उन्होंने टोका, इन्होंने कहा कि मेरा मकसद जो है, मतलब जो है उसको आप समझिए, मतलब कहने का यही है कि ईडी ने इनकी जमानत, वो भी पूर्ण जमानत की याचिका पर विरोध दाखिल नहीं किया। ईडी ने कोई विरोध नहीं जताई। आखिर क्यों नहीं जताई? ये एक बहुत बड़ी बात है। विरोध करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? और जब विरोध आप नहीं करते हैं इसलिए क्योंकि उसने आखिरी बयान जो दिया था वो बयान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ था, इसलिए ये सारी बातें आ रही है। और क्या कुछ है आगे अमलेंदु जी? जस्टिस खन्ना ने एएसजी राजू से पूछा कि क्या शिकायत दर्ज करने के लिए कोई विशेष समय सीमा तय है? इस पर जस्टिस खन्ना ने फिर पूछा आगे कि भाई गोवा चुनाव की तारीख क्या है और ये पॉलिसी कब तैयार की गई और कब क्रियान्वित की गई? तो सिंघवी ने बताया कि पॉलिसी के 1 साल से पहले यानी 2021 से पहले। तो इस पर राजू ने कहा कि 5/7/2021 को नीति को अंतिम रूप दिया गया, 14/2/22 को गोवा चुनाव। सिंघवी ने कहा कि नहीं, एलजी ने 20/5/2021 को मंजूरी दे दी। तो जस्टिस खन्ना ने कहा मंजूरी वगैरह एक बात है। फिर सिंघवी जो शरद रेड्डी के बयान की तरफ आते हैं राजीव जी। शरद रेड्डी का यहां देखिए पूरी साउथ लॉबी है, मंगुटा रेड्डी, शरद रेड्डी, फिर क्या नाम है, मंगुटा रेड्डी, राघव रेड्डी, ये दोनों बाप बेटे हैं, शरद हैं, ये सब हैं। तो ये साउथ लॉबी के कविता वहां फंसी हुई है, और इन सब की खिचड़ी में अरविंद केजरीवाल बुरी तरह फंसे हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो अपनी इस गिरफ्तारी के विरोध में वहां खड़े हैं। और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जायज है या नाजायज है, यानी कानूनी है या गैर कानूनी है, अवैध है या वैध है, ये जानने के लिए हम यहां बैठे हुए हैं। और बहुत ही दिलचस्प केस है ये, दिलचस्प केस। जिनको भी कानूनी मामलों में थोड़ी बहुत भी जानकारी होगी तो आप समझ सकते हैं कि ये केस कितना दिलचस्प है, क्योंकि यहां अगर आज अरविंद केजरीवाल को यहां सफलता मिल जाती है तो ये तय मानिए इस देश में अभी जो एक नेक्सस चल रहा है उस पर लगाम लग जाएगा, ये तय मानिए। सर मित्रा जी, और क्या कुछ है जरा बताइए।
अभी राजीव जी, अब अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो शरद रेड्डी को अब इस मामले में ले आए हैं, उनके उस पर अब वो चर्चा करेंगे। और मैं याद दिला दूं कि ये वही शरद रेड्डी हैं जो सरकारी गवाह बने, उनकी गवाही जो थी वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का एक बड़ा आधार थी। और ये शरद रेड्डी वही हैं जिनकी कंपनी ने, जब वो सरकारी गवाह बन गए और उसके बाद उनकी कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो बीजेपी को दिए, 55 करोड़ करीब रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड जो हैं उन्होंने खरीदे, जो सीधे सीधे बीजेपी के खाते में गए। तो यहाँ पर एक ये समझ में आ रहा है कि शरद रेड्डी का अब जो जिक्र होगा उसमें अभिषेक मनु सिंघवी और क्या दलीलें पेश करेंगे, क्योंकि राघव मंगूटा के मामले में तो ये दिख गया कि बाप बेटे और के कविता के बीच, इन सब के बीच जो बातचीत हुई और उसमें 25 करोड़ का लेन देन हो गया, इसने उसको बताया, उसने इसको बताया और इनके समझौते के आधार पर 25 करोड़ दिए गए। और इनके बयान तभी आए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जब राघव मंगूटा को जमानत चाहिए थी, मतलब उनको जमानत दिलवाने के लिए। फिर उनके पिता एमएसआर ने ये बयान बदला। एमएसआर आप टीडीपी के प्रत्याशी हो गए हैं, सांसद बन सकते हैं अगर टीडीपी जीतती है वहां से तो, लेकिन फिलहाल ये दिख रहा है कि इन सारे खेल में बीजेपी का हाथ कहीं ना कहीं है, क्योंकि पर्दे के पीछे बीजेपी ही नजर आ रही है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड में बीजेपी का नाम सामने आ रहा है। और चाहे टीडीपी के ओर से अगर एमएसआर को अगर प्रत्याशी बनाया गया तो इसमें भी बीजेपी का हाथ नजर आता है, क्योंकि ये एमएसआर ही हैं जिनकी गवाही के आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। और अभी ये देखना होगा कि सिंघवी जो हैं इस मामले में और क्या बोलते हैं। राजीव जी, बिल्कुल, सिंघवी इस मामले में और क्या कुछ कहते हैं। जैसे जस्टिस खन्ना ने बोला कि गोवा चुनाव की तारीख क्या है, ये जो रूल रेगुलेशन बने हैं वो कब तैयार किए गए, कब क्रियान्वित की गई, ये सारे सवाल वहां पर जस्टिस खन्ना ने पूछा। सिंघवी ने बोला कि पॉलिसी के 1 साल से पहले यानी 2021 में, गोवा का चुनाव 2021 में, और पॉलिसी जो है वो भी उसी समय बनाई गई थी। 2022 में गोवा का चुनाव हुआ, पॉलिसी 2021 में बनी थी, 1 साल पहले गोवा चुनाव से। हाँ, पॉलिसी 1 साल पहले बनी थी गोवा चुनाव से 2021 में, और चुनाव जो गोवा में हुआ था वो 14 फरवरी 2022 को हुआ था गोवा का चुनाव। यहां राजू कह रहे हैं 5/7/2021 को ये पॉलिसी बनाई गई थी, इसको अंतिम रूप दिया गया था। 5 जुलाई 2021 को लिकर पॉलिसी जो दिल्ली की थी उस पॉलिसी को बनाया गया था, और 14 फरवरी 2022 को गोवा का चुनाव था। सिंघवी ने कहा नहीं, एलजी ने 20/5/2021 को मंजूरी दे दी थी, मतलब 20 मई 2021 को दिल्ली के एलजी ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस पॉलिसी को मंजूरी दी थी। इन्होंने 5/7 बताया था, यानी 5 जुलाई को राजू ने बताया। राजू कौन है दोस्तों, आप जानते हैं, जो साथी बाद में जुड़े हैं आपको बता दूं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू, जी हां, वी फॉर विक्ट्री, SV राजू, जो ईडी की तरफ से इस केस को लड़ रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से उधर जो याचिका दायर की गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, वहां पर देश के वरिष्ठतम वकीलों में से एक अभिषेक मनु सिंघवी इस केस को लड़ रहे हैं। और यहां पर जब पूछा गया कि यह पॉलिसी कब बनाई गई और गोवा का चुनाव कब था, उसकी तारीख क्या थी, यह पूछा गया जस्टिस खन्ना की तरफ से, तो सिंघवी ने बताया कि पॉलिसी 1 साल पहले बनी 2021 में। राजू ने बताया कि 7 जुलाई 2021 को यह पॉलिसी को अंतिम रूप दिया गया था, और 14 फरवरी 2022 को गोवा का चुनाव हुआ था। तो इस पर सिंघवी ने कहा, अभिषेक मनु सिंघवी ने राजू की बातों को काटते हुए, कि नहीं, एलजी ने यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 20 मई 2021 को इस पॉलिसी को मंजूरी दे दी थी। 20 मई 2021 को यह पॉलिसी बन गई थी। यह बात जस्टिस खन्ना ने राजू से पूछा कि क्या शिकायत दर्ज करने की कोई विशेष समय सीमा है, आप कोई शिकायत दर्ज करते हैं उसकी कोई स्पेशल टाइम लिमिट है क्या, यह पूछा गया। तो क्योंकि इसके बाद फिर जस्टिस खन्ना ने यह कहा कि समय की कमी के बारे में जस्टिस खन्ना यहां पर समय की कमी के बारे में याद दिला रहे हैं कि आपने बहस के लिए 1 घंटे के लिए समय मांगा था, मुझे लगा कि यह खत्म हो जाएगा, कल हमारे पास समय नहीं था, और इसीलिए आज आपको याद दिला रहा हूं कि यू हैव ओनली 1 आवर,
1 घंटे का समय है ये आपको सिंघवी साहब, आपने 1 घंटे बहस के लिए मुझसे समय मांगा था, जस्टिस खन्ना कह रहे हैं, और 1 घंटे का समय खत्म ना हो जाए इसलिए मैं ये बात आपसे कह रहा हूं। और उधर सिंघवी फिर कहते हैं माइटली ईडी इज अपोजिंग मी, ये जो ईडी जो है वो मेरा अपोज कर रही है। ये सारी बातें जो हैं ये सब इसलिए क्योंकि ये 1 घंटे से ज्यादा का समय चला जाए, लेकिन चूंकि ईडी मेरा विरोध कर रही है इसीलिए मुझे 1 घंटे से ज्यादा का समय भी चाहिए होगा। ये कह रहे हैं कि माइटली ईडी इज अपोजिंग मी, हो सकता है 1 घंटे से ज्यादा का समय लग जाए, ईडी मेरा अपोज कर रही है, ईडी मेरी बातें सुन नहीं रही है, बीच बीच में अपोज कर रही है, तो मुझे और समय चाहिए होगा। यानी यह मामला और आगे बढ़ सकता है, लेकिन बहुत ही शानदार दलील यहां पेश की जा रही है अभिषेक मनु सिंघवी यानी अरविंद केजरीवाल की तरफ से। शर्मित्रा जी। जी बिल्कुल राजीव जी, क्योंकि कल अभिषेक मनु सिंघवी ने 1 घंटे का वक्त मांगा था, तो आज जिस तरह से बहस चल रही है और अभिषेक मनु सिंघवी जो दलीलें पेश कर रहे हैं, शायद ईडी जो है अपना बचाव नहीं कर पा रही, इसलिए वो उन्हें बीच बीच में टोक रही है। और यहाँ पर जब जस्टिस खन्ना ने उनको याद दिलाया कि आपने कल 1 घंटे का वक्त मांगा था जो करीब करीब पूरा होने जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये जो शक्तिशाली ईडी है वो मुझे रोक रही है, ये उन्होंने कहा है। ईडी के लिए उन्होंने शक्तिशाली शब्द का प्रयोग किया है। अदालत के सामने कहे गए एक एक शब्द का अलग ही मायने होता है राजीव जी, और यहाँ पर जिस तरह से अभिषेक मनु सिंघवी ने अगर ईडी को माइटी बताते हुए और उसको शक्तिशाली बताया है, तो इसके पीछे उनकी क्या रणनीति है, ये इसको भी देखना दिलचस्प होगा। इस बीच सिंघवी ने ये बता दिया कि शरद रेड्डी ने 16 सितंबर और फिर 9 नवंबर को जो बयान दिए उसमें मेरा नाम यानी अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं था। 16 सितंबर का जो बयान है वो कंसील कर लिया गया, और उसके बाद 9 स्टेटमेंट उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के बाद दिए, एक में भी मेरे खिलाफ कोई बयान नहीं था, ये अभी अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है। यानी शरद रेड्डी को जो गिरफ्तार हुए उसके बाद 16 सितंबर के बाद जो 9 नवंबर को उन्होंने जो 2 बयान दिया, उसके बाद 9 बयान उन्होंने दिए, एक में भी उनका नाम नहीं था, यानी अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं था, और 1 साल से ऊपर हो गया। कैन यू कंसील दीज 9 स्टेटमेंट्स? मतलब यहाँ अब ये ईडी से सवाल कर रहे हैं कि ये जो 9 बयान हैं, क्या आप उनको इस तरह से रख सकते हैं? ये अब इन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी ने पूछा है। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो सकता है राजीव जी, देखना होगा कि अभी इसको सिंघवी और किस तरह से खींचते हैं और उनके कहे गए शब्दों का क्या असर आज अदालत में होता है। बिल्कुल, यहां पे बात फिर सिंघवी रख रहे हैं कि शरद रेड्डी के 16/9 के और 9/11 के बयान मेरे खिलाफ नहीं हैं। 16 सितंबर जो भी आप कह रही थी, 16 सितंबर को शरद रेड्डी जो बयान देता है वो बयान, और 9 नवंबर को जो बयान देता है वो बयान, ये दोनों मेरे खिलाफ नहीं हैं। 16 नवंबर का जो विवरण है वो मुझसे छिपाया गया है। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने 9 बयान दिए मेरे खिलाफ, यानी शरद रेड्डी जब गिरफ्तार होता है तो 9 बयान, वो उसके 9 बयान दर्ज किए जाते हैं और मेरे खिलाफ एक भी आरोप नहीं है। 1 साल की अवधि में एक भी आरोप नहीं। क्या आप इन 9 कथनों को छुपा सकते हैं? 9 बयान, और 9 बयान को आपने छुपाया है, और ये बयान 9 बयान जो हैं ये आप पब्लिक में नहीं ला रहे हैं, और 10वां बयान पब्लिक में ला रहे हैं जिसमें मेरा नाम है, लेकिन ये 10वां बयान कैसे आता है ये भी आप सब जानिए। ये सारी चीजें यहां पर रख रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं ये बहुत ही गंभीर मामला है, किसी अभियोजन शिकायत में इसे नहीं डाला गया। कह सकते थे कि हम उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। इस शरद रेड्डी को अपनी पत्नी के कैंसर के इलाज के लिए जमानत मिल गई जिसका ईडी विरोध कर रही है। शरद रेड्डी को उसकी पत्नी के कैंसर के इलाज के लिए जमानत मिल जाती है, यह सब बात कही जा रही है। और सिंघवी ये भी कह रहे हैं कि ईडी कह सकता था कि हम इन बयानों पर भरोसा नहीं करते, यह तय करना नहीं है कि कथन प्रासंगिक है या नहीं, छुपाने की बात कबूल है। यानी आप छुपा रहे हैं, यह बात कबूल है यहां पे। और इतना ही नहीं, शरद ने पहले के बयान से बाहर बेहतर बयान दिया है। जस्टिस दत्ता यहां पे वो करते हैं, जस्टिस दत्ता यहां पर इंटरफेयर कर रहे हैं। पहली बार जस्टिस दत्ता, मैं इंतजार कर रहा था कि विद्वान जज, 2 विद्वान जज यहां पे बैठे हैं, जस्टिस दत्ता और जस्टिस खन्ना। जस्टिस खन्ना ही सवाल पे सवाल कर रहे हैं, जस्टिस दत्ता अभी तक क्यों नहीं आए? जस्टिस दत्ता यहां पे कह रहे हैं कि वे रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। पूछ रहे हैं कि दे आर पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, तो कह रहे हैं नो दैट्स माई कंप्लेंट,
ये मेरी शिकायत है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, सिंघवी कह रहे हैं अमलेंदु जी। और यही शिकायत है कि आपने 9 बयान लिए, आपने 10 बयान लिए और 10 बयान में से 9 बयान जो है वो आपने रिकॉर्ड पर नहीं रखे और 10वां बयान जो है उसको आप रिकॉर्ड पर रख रहे हैं। यानी जो 10 बयान, उसके 9 बयान है जिसमें वो नाम नहीं लेता है, इसका कोई लेना देना नहीं है, उसको आप रिकॉर्ड पर नहीं रख रहे हैं और 10वें बयान को आप रिकॉर्ड पर रख रहे हैं। और जब वो 10वां बयान आप रिकॉर्ड पर ले लेते हैं उसके बाद उसको तुरंत जमानत मिल जाती है और आप उसकी जमानत का विरोध नहीं करते हैं। तो ये जो है वो एक तरीके से षड्यंत्र जो है ईडी किस तरीके से रच रही है, इसको जो है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। राजीव जी, अभिषेक मनु सिंघवी यहाँ और क्या कुछ आया है सामने, मैं देख रहा हूँ सरमित्रा जी कुछ बताने जा रही हैं और आगे क्या कुछ है यहाँ पे। लेकिन बहुत ही दिलचस्प केस, अब यहाँ पे जस्टिस राजू से कुछ सवाल भी किया जा रहा है, ये सब भी आएगा। लेकिन जस्टिस खन्ना जो हैं वो एएसजी राजू से सवाल कर रहे हैं, वो सब भी। लेकिन यहाँ आगे क्या कुछ होता है जरा सरमित्रा जी बताइए। यहाँ पर राजीव जी सिंघवी जो है अब वो शरद रेड्डी का स्टेटमेंट, जो गवाह, जो बयान उन्होंने जो दिया था उसको वो पढ़ रहे थे और उसमें वो बता रहे थे कि इसमें कुछ भी निश्चित है नहीं बताया गया है, कोई डेट नहीं है, कोई पता नहीं है इसमें, मतलब कोई और नो स्पेसिफिसिटी, नो और डेट, नो एड्रेस, मतलब ये बता रहे हैं कि यहाँ कुछ भी अच्छे से कुछ भी ब्यौरा नहीं दिया गया है और इसमें किसी से भी इसमें ये साबित नहीं होता है कि अरविंद केजरीवाल ने से मुझे पैसे मिले हैं। मतलब शरद रेड्डी ने ये कहीं नहीं कहा कि अरविंद केजरीवाल को मैंने पैसे दिए या मुझे पैसे मिले। उसके बाद यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी ने फिर से ये सवाल उठाया कि यहाँ पर सेक्शन 3 कहाँ है, यानी वो वापस पीएमएलए की सेक्शन 3 पर आ गए हैं, जिसके बारे में कल भी उन्होंने कहा था कि मुझे इस पर चर्चा करने के लिए 1 घंटे का वक्त चाहिए, और अभी वो फिर उसी पर आ गए हैं और वो शरद रेड्डी के बयान को पढ़ रहे हैं और उसमें उन्होंने यही बताया कि 9 स्टेटमेंट जो पहले के दिए उसमें कहीं वो नहीं था और 10वां स्टेटमेंट अभी उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज की है कि ये फार इम्प्रूव्ड स्टेटमेंट है। जो पहले के जो बयान थे, अब ये क्यों सुधारा हुआ बयान था या ये इम्प्रूव्ड क्यों हुआ, किस वजह से ये इम्प्रोवाइजेशन किया गया, राजीव जी ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर है कि पहले के 9 बयान आपके अलग थे और 10वां बयान जो है वो एकदम से अलग और सुधारा हुआ कैसे है, और उसमें भी कुछ स्पेसिफिक कुछ भी नहीं बताया गया है, एड्रेस कुछ नहीं बताया गया, ना ये बताया कि अरविंद केजरीवाल का इसमें पैसे से कोई लेन देन हुआ है। अगर ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तो फिर उन्हें गिरफ्तार किस तरह से किया गया, इस उनके बयान शरद रेड्डी के बयान को किस आधार पर गिरफ्तारी का कारण बनाया गया, ये सवाल यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी ने उठाया। राजीव जी किस आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, यहाँ पर जो बातें रख रहे हैं सिंघवी ने शरद रेड्डी का उस बयान को भी पढ़ा है, पढ़कर के अपनी बात रख रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। और सबसे बड़ी बात कि आप 10 में से 9 बयान को आप रिकॉर्ड में नहीं लेते हैं और 10वें बयान को रिकॉर्ड में लेते हैं और उस आधार पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कर लेते हैं, ये सारी उनको गिरफ्तार कर लेते हैं, ये सारी बात यहाँ बताई जा रही है। और यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि कोई विशिष्टता या कोई तारीख, कोई पता नहीं, कुछ भी नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि केजरीवाल ने कहा कि मुझे पैसे दो, ये साफ संकेत है। और यहां पर धारा 3 कहां है, और यानी कि पीएमएलए की जो धारा 3 है वो कहां है, और कोई साक्ष्य नहीं, कुछ भी नहीं, आप गिरफ्तार कर ले रहे हैं। ये इसका जिक्र यहां पर कर रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। और उस बयान को यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी पढ़ते हुए, उसके बाद यहां पर सबसे बड़ी चीज जो है वो जस्टिस खन्ना जो है राजू से पूछते हैं कि हम आपसे पूछ सकते हैं कि संजय सिंह में यह सवाल नहीं था क्या? संजय सिंह का जो सवाल आया है, जब संजय सिंह का मामला आया है तो उसमें यह सवाल था क्या या नहीं था? ये जस्टिस खन्ना जो है वो राजू से, एएसजी राजू से पूछ रहे हैं, जो ईडी की तरफ से यहां पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो हैं वो यहां खड़े हैं और उनसे यह सवाल पूछ रहे हैं कि संजय सिंह के मामले और मुझको यानी अरविंद केजरीवाल को मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया। इस दौरान गिरफ्तार ना करने का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। यानी 2022 से 2024 के बीच में राजीव जी लगभग 1.5 साल जो बनता है, उसके बीच आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया अरविंद केजरीवाल को? इसका कोई स्पष्ट कारण जो है वो ईडी के पास नहीं है कि आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया 1.5 साल तक, अगर आपके पास आधार था इसको गिरफ्तार करने का। यहाँ जो जस्टिस खन्ना ने राजीव जी पूछा है ईडी से, वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि संजय सिंह के मामले में क्या ये बातें नहीं थी ईडी से उन्होंने पूछा है, जो आपने अरविंद केजरीवाल
के मामले में रखेंगे एक तरीके से राजीव जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारी बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहां हो रही हैं और उसमें भी कोर्ट में जो कुछ चल रहा है वही हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पल पल की रिपोर्ट कोर्ट में, और उस कोर्ट में सबसे बड़ी बात की कहीं ना कहीं जो वहां बहस चल रही है, जो बातें चल रही हैं, उन बातों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस रिपोर्ट में आखिर कोर्ट में चल क्या रहा है, कोर्ट के अंदर क्या कुछ चल रहा है, कैसे ईडी जो है वो यहां डिफेंसिव मोड में दिखाई देती है, कैसे यहां पर दूसरा पक्ष जो है वो यहां पर सीधा हमलावर दिखाई दे रहा है, यानी अरविंद केजरीवाल का पक्ष। ये सब कुछ हम यहां आप तक बता रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। कोर्ट की जो बातें हैं, कोर्ट का जो मामला है वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और सबसे ज्यादा आप देखेंगे दोस्तों कि यहां पर कई सारे विजुअल्स आप देख रहे होंगे, लेकिन ये कोर्ट का विजुअल नहीं, कहीं और का विजुअल है। और यहां कोर्ट, कल का इंदौर का विजुअल था, लेकिन ये कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो बातें हो रही है बहुत ही महत्वपूर्ण, वही सारी चीजें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस बीच में हो गया था, लेकिन मामला कोर्ट का है और कोर्ट के मामले में, सुप्रीम कोर्ट के मामले में यहां अरविंद केजरीवाल का मामला जो है वो अपर हैंड दिखाई देता है। अमलेंदु जी। जी हाँ बिल्कुल राजीव जी, अपर हैंड दिखाई पड़ता है। जो जस्टिस खन्ना ने और जस्टिस दत्ता ने भी जो सवाल पूछे दोनों से ईडी से, वो कहीं ना कहीं ये इशारा करते हैं कि इसमें अपर हैंड जो है वो अरविंद केजरीवाल का दिखाई पड़ रहा है राजीव जी। कुल मिलाकर के अभी तक तो यही कहा जा सकता है। इस पर सिंघवी जो कह रहे हैं कि मिस्टर राजू कह रहे हैं कि मैं जो हूँ डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, मतलब नहीं बता रहा हूँ, तो वो कह रहे हैं कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है पूरी डिटेल में जाने की, मैं जितनी बातें बता रहा हूँ इसका मतलब कि उसी पर पहले बात कर ली जाए राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसी पे पहले बात कर ली जाए, डिटेल में नहीं बता रहा हूं, सिंह भी कह रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पहलू जरा एक बार फिर से आना चाहता हूं, शर्मित्रा जी, क्या कुछ आपके पास है? राजीव जी, सिंघवी ने यहाँ पर विजय नायर का भी उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल का नाम जो है उनके साथ उसमें जोड़ा गया। फिर उन्होंने ये बोला कि क्या ये दोनों, आप कैसे इनको बोल सकते हैं कि ये इनका बयान जो है इसके आधार पर आपने केजरीवाल को क्या किया, वो दोनों एक ही हैं। मतलब वहां पर उन्होंने ये बताया कि विजय नायर अलग हैं और उनके बयान से और केजरीवाल को यहाँ पर नहीं जोड़ा जा सकता। और फिर उन्होंने ये भी बोला कि क्या विजय नायर केजरीवाल के बदले में क्या उन्हें झटके मिले हैं, क्योंकि केजरीवाल को तो हम देख रहे हैं कि उन्हें किस तरह से गिरफ्तार किया गया है। और फिर उन्होंने ये भी बोला कि फिर उन्होंने सेक्शन 3 का यहाँ पर जिक्र किया और ये भी बोला कि नायर को नवंबर 2022 में गिरफ्तार किया गया था और मुझे यानी केजरीवाल को मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया। यानी अभी तक यहाँ शरद रेड्डी वगैरह का नाम तो आ ही रहा था, अब अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो विजय नायर का नाम यहाँ ले आए हैं। और उन्होंने गिरफ्तारी यानी जो 2024 मार्च में मेरी गिरफ्तारी हुई है, उसके पीछे की इस समय क्यों गिरफ्तारी हुई उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये फिर वही सवाल, जो टाइमिंग का सवाल यहाँ पर फिर अभिषेक मनु सिंघवी उठाते हुए, क्योंकि बात वही है कि यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी ये कह रहे हैं कि एक तरह से आपने अरविंद केजरीवाल को चुनाव के पहले गिरफ्तार कर ये कोशिश की कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो ना मिले और ये आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता को, उसके मुखिया को प्रचार में जाने से रोका जा सके। ये बात वो पहले भी करते रहे हैं और अभी विजय नायर का जिक्र करके अभिषेक मनु सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल की ओर से फिर यही दलील पेश की है। राजीव जी बिल्कुल, तमाम दलीलें यहाँ पेश की जा रही हैं। उन दलीलों में सबसे बड़ी बात की अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं पूरी तैयारी के साथ नजर आते हैं। अमलेंदु जी फुल तैयारी के साथ नजर आ रहे हैं, पूरी बात रख रहे हैं। केजरीवाल की ओर से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं वो अपनी बात रख रहे हैं और कह रहे हैं कि केजरीवाल की तरफ से विजय नायर को रिश्वत मिलती है। धारा 3 के अंतर्गत प्रक्षेपण उपयोग किया गया है। कैसा है? नायर को नवंबर 2022 में गिरफ्तार किया गया था और मुझे मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान गिरफ्तार नहीं करने का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि अगर आप ऐसा ही था तो पहले गिरफ्तार कर लेते। अभी आप मतलब 2022 में आप नायर को गिरफ्तार करते हैं, नवंबर 2022 में, और 2024 मार्च में मुझे गिरफ्तार करते हैं, यानी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करते हैं। आखिर क्या है ये, इतना वक्त क्यों लगता है? लगभग 1.5-पौने 2 साल का वक्त क्यों लगता है? यहां सिंघवी कहते हैं राजू से, ASG राजू से, कि मैं विस्तार से नहीं पढ़ रहा हूं पूरी बातों को, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू, आई एम नॉट रीडिंग इन वास्ट डिटेल, आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू। मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है कि मैं सारी बातें विस्तार से बताऊं, विस्तार से पढ़ूं, डिटेल्ड वे में अपनी बात रखूं इन वास्ट डिटेल। लेकिन इतना जरूर है कि जो कुछ हुआ है उसमें, यानी कि दाल में कुछ काला है।
ये बात यहां साबित करने की कोशिश कर रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। बहुत ही शानदार दलील चल रही है दोस्तों, आप लगातार बने हुए हैं, बने रहिए और हम लगातार आप तक, क्योंकि इस केस में जो भी निकल के आएगा, फैसला क्या होता है ये माननीय जज महोदय, जो दोनों जजों की बेंच है, वो बताएं। लेकिन जो कुछ आ रहा है, जैसे आपने देखा ईवीएम और वीवीपैट के मामले को भी हम लोगों ने आप तक पहुंचाया था और उसमें बहुत ऐसी बातें निकल के आई थी जो हमको आपको पता भी नहीं थी, जैसे कि वो चिप का इस्तेमाल होता है, लैपटॉप का इस्तेमाल होता है, डाटा केबल का इस्तेमाल होता है, सिंबल लोडिंग यूनिट अलग से होती है, ये सारी चीजें हम लोगों को पता चल गई। वैसे ही यहां पर भी बहुत सारी चीजें हमको आपको पता चल रही हैं। के कविता का नाम आ रहा है, संजय सिंह का नाम आ रहा है, मतलब इन सब का जिक्र आ रहा है इस पूरे केस में। संजय सिंह की जमानत वाले मामले में या केस वाले मामले में यहां पूछ रहे हैं जस्टिस खन्ना कि ये बात संजय सिंह के मामले में तो आप लेके नहीं आए थे। फिर यहां पर बात हो रही है कि ईडी का कहना है कि ये केस जो है इसका नोटिफिकेशन इस तारीख को आया है, जबकि ओरिजिनली एलजी ने नोटिफिकेशन किसी और डेट को दिया है। तो कितनी तैयार है ईडी, ये भी देखना होगा, किन तैयारियों के साथ ईडी कोर्ट में है, ये सारी चीजें यहां पर है और इन तमाम बातों को, दलीलों को यहां सामने रखा जा रहा है। इतना तय मानिए अमलेंदु जी और शर्मित्रा जी कि ये केस अगर यहां से डिसमिस भी कर दें तो ये केस ऊपर जाना ही जाना है, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है, छोटा मोटा केस नहीं है। ये अपर हैंड पे यानी अपर बेंच की तरफ भी इसकी डिमांड जाएगी, या हो सकता है कि ये दोनों जज इसे अपर बेंच की तरफ भेज दें, या हो सकता है कि आज फैसला दे दें और फैसले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो इलीगल है उसको, उस पर यह मोहर लगा दें। यह भी हो सकता है अमलेंदु जी। जी बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, हो सकता है। और हो सकता है कि ये दोनों जजों की बेंच जो है यही कोई फैसला दे दे ठीक से, और ये भी हो सकता है कि जजों के बीच में कोई मतभेद हो, या दोनों जज जो है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चले जाए, कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है, दोनों जजों के बीच मतभेद होता है या दोनों जज जो है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ फैसला देते हैं, तो ये जाहिर तौर पे बड़ी बेंच के सामने फिर जाएगा, पुनर्विचार याचिका इसकी फिर लगाई जाएगी और ये बातें फिर पुनर्विचार याचिका में नई बेंच के सामने, जो बड़ी बेंच होगी उसके सामने रखी जाएंगी। फिलहाल राजीव जी लगता नहीं है कि ये मामला शायद कोई बड़ी बेंच के पास जाने का मसला आएगा, क्योंकि जिस तरीके से दलीलें चल रही हैं, जिस तरीके से दलीलों की बात आ रही है, जो डॉक्यूमेंट की सब प्रूफ आ रहे हैं, क्योंकि ईडी ने अभी तक राजीव जी बीच में उस तरीके से इंटरप्ट नहीं किया जैसा कि उसको करना चाहिए था। 2 बार ईडी ने इंटरप्ट किया और दोनों बार जो था वो एक तरीके से कहा जाए उल्टा उसको बूमरैंग किया, मतलब उसको वापसी में जाके पड़ा। हालांकि उन्होंने कहा अभिषेक मनु सिंघवी ने बीच बहस में कि लगता है कि ईडी मेरे जो वो बहस का जो कुछ विरोध कर रही है, इसलिए मुझको समय ज़्यादा लग रहा है। हालांकि हो सकता है कि ज़्यादा समय लेने के लिए भी कहा उन्होंने, क्योंकि ईडी ने बीच में 2 बार किया। जैसे तो पॉलिसी कब लागू की गई तो वो गलत तारीख बताई एएसजी एसबी राजू ने, तो उन्होंने उसको करेक्ट किया। यहाँ राजीव जी एक महत्वपूर्ण बात जो है मेरे दिमाग में आ रही है, वो ये आ रही है कि अगर पॉलिसी बनाने वाली सरकार ने पॉलिसी बनाई है ना, तो सरकार ने पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी को बनाने वाले सरकार का मुखिया अगर अरविंद केजरीवाल इसमें गुनहगार आप बता रही है, ईडी बता रही है, तो उस पॉलिसी को सैंक्शन करने वाला एलजी जो है उसको जो है पार्टी क्यों नहीं बनाया है ईडी ने? सैंक्शन तो एलजी ने किया है, बिल्कुल। तो असली गुनहगार तो फिर एलजी होता है। मुझे लगता है कि ये तर्क जो है शायद हमारे अभिषेक मनु सिंघवी साहब जो वरिष्ठ वकील हैं उनको तर्क रखना चाहिए कि भाई अगर आप इस कर रहे हैं तो ये भी इसमें आना चाहिए। हालांकि ये अदालती तर्क हो या ना हो, लेकिन राजीव जी हम लोग की सामान्य एक तरीके से जो कहा जाए कि समीक्षा की जो स्थिति है उसमें हम ये चर्चा तो कर ही सकते हैं कि भाई जिस आधार पर आप पॉलिसी बनाने वाले सरकार के मुखिया को आप कह रहे हैं कि साहब ये दोषी है और ये किकबैक हुआ है, तो उसको पॉलिसी को अनुमोदित करने वाला एलजी जो है वो किस तरीके से फिर दोषी नहीं है। बिल्कुल, बहुत पॉइंट वाली बात आप यहां उठा रहे हैं कि इसको अनुमोदित किसने किया, फाइनल सिग्नेचर किसका है इस पूरे मामले पे? फाइनल सिग्नेचर एलजी का है। तो क्या एलजी भी इसमें उनकी भूमिका भी है? यह सवाल उठता है, क्योंकि हु हैज साइन फॉर नोटिफिकेशन, तो साइन नोटिफिकेशन पर साइन किया है एलजी ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली ने। तो क्या उनकी भूमिका पर यहां प्रश्न चिन्ह नहीं उठता? क्या उन्होंने चेक नहीं किया था, जांच नहीं की थी? यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वहां पर 22 जुलाई और 20 मई की बात आई थी अभी, क्योंकि ईडी ने कहा कि 22 जुलाई को या 21 जुलाई को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जबकि अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि नहीं, ये 20 मई को हुआ है, 20 मई 2021 को हुआ है। तो इस पॉलिसी पर सिग्नेचर तो एलजी ने किया है और ये बात ईडी ने अभी कहा है, कही है बात, है ना। अब यहां पर एक नाम और आता है, वो नाम है, एक बात यहां अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि यह सर्वमान्य है कि शरद रेड्डी ने चुनावी बॉन्ड लिया है, खरीदा है। ये कह रहे हैं कि ये तो सर्वमान्य है कि उसने लिया है। इसके बाद वो बुच्ची बाबू के पास आता है,
यहाँ एक बुच्ची बाबू भी हैं, बुच्ची बाबू के पास आता है, ये कह रहे हैं यहाँ पर एक मतलब बुच्ची बाबू भी आ जाते हैं, सिंघवी यहाँ पर ये बात कहते हैं। इसके बाद कहते हैं कि आखिरी आदमी है अरविंद, लास्ट चैप इज अरविंद, यहाँ साफ कह रहे हैं। और यहाँ पर बुच्ची जो है, बुच्ची के बारे में बात आ रही है, अरविंद के बारे में बात आ रही है, और रोल जो है वो यानी कि अरविंद केजरीवाल के रोल की बात, अरविंद कौन, अरविंद केजरीवाल की बात हो रही है शायद, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है, हालांकि नहीं होना चाहिए, ये किसी और अरविंद की बात हो रही है जी, किसी और अरविंद की बात हो रही है, क्योंकि ये तो मैं अरविंद इज मैं वहां पे खड़े हैं अभिषेक मनु सिंघवी। सर मित्रा जी आप ध्यान से देख रहे हैं, क्या कुछ है? बस मैं भी राजीव जी वही समझने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि लास्ट स्टेप इज अरविंद, पहले वो बुच्ची बाबू का नाम लिए, मतलब अभिषेक मनु सिंघवी एक एक नाम करके अब आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने एमएसआर की बात की, जो राघव मंगूटा के पिता हैं, पहले उन्होंने उसका कनेक्शन बताया, फिर राघव मंगूटा का कनेक्शन बताया, फिर वो शरद रेड्डी पर आए और उन्होंने ये भी बताया, जो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात अभी हमने की थी, अभिषेक मनु सिंघवी ने भी वही दलील रखी कि शरद रेड्डी ने जो अभी इलेक्टोरल बॉन्ड जो खरीदे हैं, इसके बारे में भी सबको जानकारी है, सब इस बात को मानते हैं कि हाँ उन्होंने लिया है। और अब वो आ गए हैं बुच्ची बाबू पर, जिनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वो भी एक गवाह है, कल भी अभिषेक मनु सिंघवी ने उनका नाम लिया था। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अरविंद alleges नथिंग अबाउट केजरीवाल्स रोल इन प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। तो मेरा ख्याल है ये बुच्ची बाबू या इनके साथ ही एक नाम अरविंद का भी है, कोई अरविंद दूसरे हैं जिनके बारे में अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि उन्होंने यानी उस अरविंद ने केजरीवाल के बारे में, इस अपराध में उनकी संलिप्तता के बारे में कुछ नहीं कहा। ये अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं, ये मेरी अपनी समझ है। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को इसमें फंसाया गया है। और यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी ने फिर से ये बोला कि इन सब से धारा 3 का, सेक्शन 3 का क्या लेना देना है, इस सवाल पर फिर से अभिषेक मनु सिंघवी आ गए हैं। एक उनका पैटर्न इसी तरह से चल रहा है, वो राघव मंगूटा की बात उठाते हैं, धारा सेक्शन मतलब सेक्शन 3 की बात करते हैं, वो शरद रेड्डी की बात करते हैं, सेक्शन 3 की बात करते हैं, अब वो बुच्ची बाबू और ये अरविंद जो है उसकी बात कर रहे हैं, और वो फिर पूछ रहे हैं कि सेक्शन 3 का इससे क्या लेना देना है। तो इस तरह से अभिषेक मनु सिंघवी बार बार सेक्शन 3 का और उन तमाम गवाहों का नाम ले रहे हैं और उनका खुलासा कर रहे हैं कि किस तरह से उनके बयान कब कब दर्ज हुए, किस तरह से दर्ज हुए, किन हालात में दर्ज हुए, और उन बयानों में पहले केजरीवाल का नाम नहीं था और बाद में केजरीवाल का नाम कैसे आ गया, ये सारा खुलासा अभिषेक मनु सिंघवी कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि इस समय जिस तरह से ईडी चुपचाप अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों को सुन रही है, उसमें ऐसा लग रहा है राजीव जी कि इस समय कोर्ट में कोई बड़ा फैसला आज अरविंद केजरीवाल के पक्ष में, जहां तक मेरी समझ है, आ सकता है। ये अरविंद केजरीवाल के पक्ष में एक बड़ा फैसला आ सकता है, ऐसा कुछ हम लोग स्मेल कर पा रहे हैं, सूंघ पा रहे हैं कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इसलिए क्योंकि यहां से दिखाई देता है अमलेंदु जी कि बहुत सारी बातों में जो ईडी है वो यहां दबाव में, प्रेशर में दिखाई दे रही है। जी ईडी बहुत प्रेशर में दिखाई दे रही है। हालांकि जस्टिस संजीव खन्ना ने जो है उनको कहा, सिंघवी साहब को, जब सिंघवी साहब अपना बातें रख रहे थे कि जैसे बुच्ची बाबू का उन्होंने मामला बताया और जो अरविंद है उसका बताया कि इसकी आय में जो है वो अपराध की आय जो हुई उसमें केजरीवाल की कोई भूमिका नहीं है। तो और जब उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड सब किया तो फिर उन्होंने कहा कि जस्टिस खन्ना ने कि ये प्रासंगिक नहीं हो सकता है, मतलब कि ये इसके से संबंध इसका नहीं है। तो इस पर सिंघवी ने कहा कि नहीं, ये परिस्थितियाँ हैं, ये इसलिए प्रासंगिक है कि ये परिस्थितियां हैं और परिस्थितियों में क्या दबाव है, इस तथ्य के अलावा कि बयानों में इसके धारा 3 नहीं बनती, यानी जो बयान दिए गए हैं उन बयानों के आधार पर धारा 3 नहीं बनती है जिसके तहत गिरफ्तारी की जा सके। कुल मिलाकर के ये उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि आइए शरद रेड्डी के बयान को देखते हैं कि 19/4 को उन्होंने जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया और अनुकूल बयान दिया, मतलब जी इधर के लिए बयान दिया। एक तो ये बता दूं कि अरविंद जो है दूसरा है, ये केजरीवाल नहीं है, अरविंद नहीं है, ये अरविंद दूसरा है। जी बिल्कुल जी। तो ईडी द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगने पर जमानत जो थी वो बढ़ा दी गई, मतलब उनकी शरद रेड्डी की। फिर जो था वो कैंसर की उसने किया तो पहले आपत्ति जताई और बाद में जो थी वो अनापत्ति दे दी गई उसको, शरद रेड्डी को, ईडी की तरफ से। फिर सिंघवी कहते हैं कि राघव ने शुरू में कोई आरोप नहीं लगाया, यानी राघव मंगूटा जो है उसने शुरू में कोई भी आरोप नहीं लगाया। उनकी पत्नी ने अपनी जान लेने का प्रयास किया, उन्होंने अंतरिम जमानत की मांग की, विशेष न्यायाधीश ने खारिज कर दी। उनकी नानी गिर गई, आईसीयू में भर्ती थी, दिल्ली हाईकोर्ट ने उनको अंतरिम जमानत दी, ईडी ने इसे चुनौती उस समय दी।
यानी तब तक ईडी चुनौती देती रही जब तक कि उसने अरविंद केजरीवाल का नाम अपने बयान में नहीं दे दिया राजीव जी, तब तक वो चुनौती देती थी। जैसे ही नाम लिया उसके बाद ईडी ने जो उसको चुनौती देना बंद कर दिया। ये दलील जो थी हाईकोर्ट में भी रखी गई थी कि ये लगातार जो है, मतलब तब तक आप जो 19/4 को जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट गया है ना, वही आप बता रहे हैं कि आइए, अब कह रहे हैं कि आइए जरा शरद रेड्डी को देखते हैं। 19/4 को वो दिल्ली हाई कोर्ट मूव करता है बेल के लिए, है ना, और उसके बाद फेवरेबल स्टेटमेंट देता है, फिर बेल एक्सटेंडेड एज ईडीज आउट, और उसके बाद उसके हिसाब से ईडी जैसे जवाब दाखिल करती है और उसको समय मांगने पर उसको जमानत उसकी बढ़ा दी जाती है। कैंसर, क्योंकि पत्नी के कैंसर की बात हो रही है, लेकिन वहाँ कोई आपत्ति नहीं, अनापत्ति हो जाती है। ये सारी बातें शरद रेड्डी के बारे में बता रहे हैं। लेकिन एक बात सर मित्रा जी ये देखनी पड़ेगी कि लगातार अब जो चर्चा यहाँ अभिषेक मनु सिंघवी कर रहे हैं वो पीएमएलए की धारा 3 पे बहस लेके चले गए हैं, और हर एक जितना भी यहाँ नाम है, शरद रेड्डी, मंगुटा के पिता राघव रेड्डी, उसके बाद अब यहाँ पर अरविंद भी एक आता है, ये जितने हैं सब में सबका मामला, और सब में सेक्शन 3 की बात की वेयर इज सेक्शन 3 ये बोल रहे हैं कि सेक्शन 3 क्या कहां पर है, इन सब के साथ आप कर रहे हैं वो, और हर जगह ये सेक्शन 3 को पूछ रहे हैं कि यहां पर कहां सेक्शन 3 है। राघव की बात, राघव ने शुरू में कोई आरोप नहीं लगाया, उसकी पत्नी ने जान लेने की कोशिश की, अंतरिम जमानत की मांग करता है राघव रेड्डी की बात हो रही है, और विशेष न्यायाधीश ने खारिज कर दी उसकी मांग को। उसकी नानी गिर गई, आईसीयू में थी, दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी, ईडी ने इसे चुनौती दी। ये सारी बातें कह रहे हैं कि, और यहाँ सारी बातें बता रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, एक कैरेक्टर जो आया है, और खासकर साउथ ब्लॉक की जो साउथ खेमे की बात हो रही है, दक्षिण भारत के उस एरिया की जिसमें जहाँ से के कविता आती हैं, यानी हैदराबाद और यानी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बात यहाँ हो रही है खासकर, और उसमें ये एक जितने भी कैरेक्टर जो पकड़े गए, जो फंसे, इन सब का जिक्र यहाँ, और सबको लेकर, और कैसे अप्रूवर बने, कैसे ये यहाँ पर बेल पिटीशन दायर करते हैं, कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं, कैसे इनको पहले बाप को टिकट देते हैं, फिर बेटा को टिकट देते हैं, कैसे एक भाजपा ज्वाइन कर लेता है, ये सारी बातें यहाँ खोल कर रख रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, और ये कैसे केस फर्जी वाड़े की तरफ बढ़ रहा है, ये सब यहां बता रहे हैं, रख रहे हैं अमलेंदु जी। जी राजीव जी, और अब थोड़ा और मज़ेदार हो गया है मामला, और मज़ेदार मामला राजीव जी ये हो गया है कि पहले उन्होंने कहा कि भाई राघव के पिता ने पहले बयान दिया, अगले दिन भी उसकी अनापत्ति दे देते हैं, यानी कि राघव के पिता जिस दिन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देते हैं उसी के अगले दिन जो है वो उठा करके राघव मुंगटा के मामले में जो है ईडी अपनी नो ऑब्जेक्शन जो दे देती है। फिर कहते हैं कि अपने पंक्तियों के बीच पढ़िए, बिटवीन द लाइन्स पढ़िए कि आखिर षड्यंत्र क्या रचा जा रहा है। ये बताते हैं कि अब वो और उनके पिता मतलब दोनों चुनाव लड़ रहे हैं, यानी राघव मुंगटा और एमएसआर दोनों जो हैं वो एनडीए से चुनाव लड़ रहे हैं, और ये जहाँ तक अप्रूवरशिप की बात है ये केवल एक प्रहसन चल रहा है। फिर सिंघवी कहते हैं एक छठा व्यक्ति है मगर उसका नाम उपलब्ध नहीं है, तो जस्टिस खन्ना पूछते हैं कि भाई हमें कहाँ मिलेगा, तो सिंघवी कहते हैं जो कुर्की आदेश है उसमें उसका नाम है। फिर सिंघवी कहते हैं कि नकद प्राप्त करना या ना प्राप्त करना एक आईटी अपराध है, यानी कि वो इनकम टैक्स का अपराध है, कैश लेना या कैश ना लेना। आईटी जो है वो पीएमएलए अनुसूची के अंतर्गत नहीं है, यानी कि जो इनकम टैक्स है वो पीएमएलए के कानून के अंतर्गत नहीं आता है, ईडी उसको डील नहीं कर सकती। तो जस्टिस खन्ना कहते हैं कि मनीष सिसोदिया के मामले में नीति निर्माण को लेकर के एक क्रम दिया गया था, तो सिंघवी कहते हैं कि तथ्यात्मक रूप से वो निर्णय जो है वो मेरे से संबंधित नहीं है, यानी वो तथ्यात्मक रूप से वो निर्णय अरविंद केजरीवाल के नहीं लागू नहीं होता है। जी अब यहाँ पर सिंघवी कह रहे हैं कि एक छठा आदमी भी है। देखिए अभी तक 5 लोगों की बात हो गई, कह रहे हैं एक छठा आदमी भी है, 6th पर्सन भी है, देयर इज अ 6th पर्सन, नेम इज नॉट अवेलेबल, लेकिन उसका नाम नहीं पता है, लेकिन एक छठा आदमी भी है, ये बात भी आ रही है। तो एक एक करके यहाँ कितने नाम आ गए अमलेंदु जी, जरा नाम बताइए, मैं तो नाम भूल जाता हूँ बार बार, इन कितने नाम आ गए जरा बताइए। जी राजीव जी 6 नाम अब तो आ चुके हैं, 5 नाम आए हैं, छठा आदमी जिसका नाम नहीं है, जिसका नाम रंगुटा रेड्डी, राघव रेड्डी, शरद रेड्डी, एमएसआर और बुच्ची बाबू ये आ गए। नहीं, एक अरविंद का नाम भी इन्होंने लिया, एक अरविंद का नाम भी लिया है।
जी तो ये सब हैं 6 लोग, छठा नाम मतलब 5 आ गए, छठा नाम भी है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अभिषेक मनु सिंघवी। अभिषेक मनु सिंघवी ने कह दिया कि 1 घंटा काफी नहीं है, और ये दिख भी रहा है क्योंकि 2 बजे से बातचीत बहस जो है वो चालू हुई है और 3:24 अभी तक ये बहस चल रही है, यानी ये बहस अभी और चलनी है, ये तय मानिए। आप हमारे साथ दोस्तों बने रहिए। एक बहुत ही मजेदार केस जिसका जिक्र हम बिल्कुल पल पल की रिपोर्ट कोर्ट रूम में जो चल रहा है वो बिल्कुल सरल हिंदी में आप तक हम पहुंचा रहे हैं और ये बताने समझने की कोशिश कर रहे हैं आप सबके जरिए। हम भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस देश में खेल क्या चल रहा है। कोई नेक्सस है जो विपक्ष को तबाह करना चाहता है? क्या विपक्ष को तबाह करके इस देश पर राज करने की कुछ नीति रीति बनाई जा चुकी है जिस दिशा में यह चुनाव ले जाया गया है? लोकसभा चुनाव क्या इतना आसान है सत्ता पक्ष के लिए भी और विपक्ष के लिए भी? ये सारी चीजों का, इन सारे सवालों का जवाब इसी केस में है, इसलिए यह जरूरी है और इसीलिए इस केस का जो एक एक पहलू है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए इस बात को बहुत गंभीरता से जो आप तमाम सुधीजन जो हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं बहुत गंभीरता से सुनिए दोस्तों, क्योंकि यहां से इस केस के जरिए आप इस लोकसभा चुनाव को समझ पाएंगे। आज अगर ये आदेश अरविंद केजरीवाल के पक्ष में चला गया तो आप घंटे भर में देखिएगा ये चुनाव किस दिशा में जाता है, ये तय मानिए, क्योंकि यहां से वो जो नेक्सस है वो कमजोर पड़ेगा जिसके आधार पर कभी भी किसी को भी बैठा दिया जाता है। इंदौर में जो घटना घटी उसका क्या इससे कोई लेना देना है? अगर जोड़ेंगे तो हां है, क्योंकि दबाव की राजनीति, क्या वही प्रेशर पॉलिटिक्स सब जगह लागू किया जा रहा है? यह सब कुछ है और उधर बहस चल रही है कोर्ट में। अभिषेक मनु सिंघवी दलीलों पर दलीलें, ऐसी दलीलें दे रहे हैं एक एक, ऐसा लग रहा है बहुत ही मजबूती के साथ वो इस केस को हैंडल कर रहे हैं, बहुत तैयारियों के साथ यहां आए हुए हैं। अमलेंदु जी जरा आना चाहता हूं जी, कुछ जोड़ रहे हैं आप अमलेंदु जी? जी हाँ राजीव, बहुत मजबूती के साथ दलीलें रख रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने सीक्वेंसेस को जोड़ा है और फिर जब जस्टिस खन्ना की तरफ से बीच में कहा गया कि इसका क्या लेना देना है तो वो बताते भी कि किस तरीके से इसको कोरिलेट करना है। मतलब जो घटनाएं हो रही हैं और जिस तरीके से गवाहों के बयानात बदल रहे हैं और जो उसमें एक्यूज हैं उनके बयान जिस तरीके से बदल रहे हैं और उसमें किस तरीके से अरविंद केजरीवाल का नाम 10 बयानों में नहीं आता है, 10वें बयान में जो है नाम आ जाता है, उसके बाद जमानत मिल जाती है। वो सारे सीक्वेंसेस को राजीव जी जोड़ करके बता रहे हैं और कह रहे हैं कि बिटवीन द लाइंस पढ़िए। मतलब जस्टिस साहब ये सीधा सीधा मामला नहीं है, इसके पीछे क्या षड्यंत्र है उस षड्यंत्र को समझने की आप कोशिश कीजिए। ये जो है वो माननीय उच्चतम न्यायालय को अभिषेक मनु सिंघवी बता रहे हैं कि जो बिटवीन द लाइन्स है उन चीज़ों को पढ़ने की आवश्यकता है कि किस तरीके से ये चार्जेस फ्रेम किए जा रहे हैं, किस तरीके से एक षड्यंत्र जो है वो रचा जा रहा है और किस तरीके से अप्रूवर बनाए जा रहे हैं और किस तरीके से पूरा ये नाटक चल रहा है। ये अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो माननीय उच्चतम न्यायालय को बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, IT एक्ट की बात और साफ साफ जो अभी आप बता भी रहे थे कि वहां पर नकद प्राप्त करना या ना प्राप्त करना ये IT एक्ट के तहत अपराध है, ये IT एक्ट के तहत अपराध है, PMLA एक्ट के तहत नहीं है। PMLA में जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके तहत ये नहीं है कि किसी ने नकद प्राप्त किया या नहीं किया, ये तो सेकेंडरी है कि नकद लिया अरविंद केजरीवाल ने कि नहीं लिया, दैट इज सेकेंडरी। लेकिन प्राइमरी जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस मामले में वो केस करेगा, ना कि ED केस करेगा, यहां पर साफ साफ। और सिंह भी कह रहे हैं गोवा का ये जो व्यक्ति कहता है कि उसका केजरीवाल से कोई संबंध नहीं है, या वो उसमें भी कह रहे हैं और सेक्शन 3 PML और बार बार कि व्हाट दिस गोवा पर्सन सेज डज नॉट रिलेट टू केजरीवाल, साफ साफ कह रहे हैं कि गोवा का आदमी जो कह रहा है वो केजरीवाल से संबंध नहीं है। यानी गोवा वाला आदमी ने कह दिया कि हमने पैसा दिया, गोवा में खर्च कर दिया, गोवा चुनाव में इन्होंने, इसका कोई संबंध नहीं है और न ही सेक्शन 3 PMLA से संबंध है इसका, यह कहा जा रहा है। सर मित्रा जी। जी बिल्कुल राजीव जी, वो अभिषेक मनु सिंघवी बार बार PMLA के सेक्शन 3 की बात उठा रहे हैं और अभी आपने जो जिक्र किया वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये सारी घटनाएं जो तब हम लोग लगातार अगर हम कोर्ट की एक एक मिनट की रिपोर्ट अगर यहाँ कर रहे हैं तो इसका एकमात्र मकसद यही है कि हम ये अपने दर्शकों को ये समझा सकें कि किस तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स जो है इस बार के चुनाव में इसका एक अहम रोल देखा जा रहा है। और ये हमने देखा कि चंडीगढ़, सूरत, इंदौर और अभी इस समय अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी यही चल रहा है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अगर जहां जहां भी हेमंत सोरेन को भी इसी तरह से जेल की धमकी दी गई, वो नहीं झुके, उन्हें जेल भेज दिया गया। अरविंद केजरीवाल ने भी यही कहा था कि मुझे तोड़ने की कोशिश की गई। आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेता, आतिशी हो या संजय सिंह हो, इन लोगों ने बार बार बोला
कि हमको बहुत सारे ऑफर मिले कि हम टूट जाएं और हम इनके साथ मिल जाएं तो हम पर केस नहीं चलेगा। और हम ये देख रहे हैं कि इस समय अरविंद केजरीवाल को भी इसी तरह से और उनको गिरफ्तार किया गया, जिस गिरफ्तारी को इस समय चुनौती दी गई। और अभिषेक मनु सिंघवी ने यहाँ पर जिस तरीके से सारे गवाहों के बयान, उनकी तारीखें और कब कब वो पलटे, कब पहले उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया, किस दबाव में लिया, किस तरह से उन्हें जमानत दी गई, जब किसी की पत्नी ने आत्महत्या की कोशिश की या किसी की नानी गिर गई और तब उनको जमानत देने या न देने पर तो ईडी ने ऑब्जेक्शन किया। लेकिन जैसे ही इन लोगों ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया अपने बयानों में, उन्हें तुरंत जमानत मिल गई, उन्हें एनडीए की ओर से उम्मीदवार भी बना दिया गया। अभिषेक मनु सिंघवी ने अभी यही बोला है कि राघव मंगूटा और उनके पिता दोनों इस समय उम्मीदवार हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि किस लिए अरविंद केजरीवाल को इस तरह से फंसाकर ये पूरा खेल खेला जा रहा है। और यहाँ पर उन्होंने बार बार पीएमएलए की धारा 3 का वो जिक्र कर रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। कल इसी पर उन्होंने सुनवाई के लिए वक्त मांगा था और अभी वो इसी पर टिके हुए हैं। राजीव जी कुछ है अमलेंदु जी, कुछ नया है ताजा? जी राजीव, अभी कोई ज़्यादा तो ताज़ा नहीं है। उन्होंने मनीष सिसोदिया के केस का जो हवाला दिया है अभिषेक मनु सिंघवी ने, और वो पूरा पढ़ के सुनाया है। फिर कहा है कि अभी तक जितना भी हुआ है और मैंने जो आदेश पढ़ के सुनाया, क्या आपने इसको जो ईडी के फेवर में पाया? यानी वो सवाल पूछ रहे हैं खुद जस्टिस खन्ना से कि मैंने जो आदेश पढ़ के सुनाया अभी मनीष सिसोदिया के मामले में या और मामलों में, क्या उनमें से क्या आपने इसमें ईडी के पक्ष में पाया, या मैंने जो दलील दी इसमें कुछ ईडी के पक्ष में है? यानी कि ईडी के पक्ष में कुछ भी नहीं है, जो भी यहाँ सारी तर्क हैं वो ईडी के खिलाफ जा रहे हैं। बिल्कुल मिलाकर के कहना मनीष सिसोदिया के केस का जो मामला है उसको भी यहाँ पढ़ा है अभिषेक मनु सिंघवी ने, और अभिषेक मनु सिंघवी ने सीधे सीधे कहा, मिलॉर्ड मनीष सिसोदिया एक कदम और करीब थे। वही दस्तावेज, वही 23 बयान, सिर्फ नाम अलग हैं। जब तक मैंने निर्णय पढ़ा, जो उसमें पढ़ा है, योर लॉर्डशिप ने ईडी के पक्ष में कुछ पाया क्या? आपने ईडी के पक्ष में कुछ पाया? ये जो हमने पढ़ा है उसमें आपको मिलॉर्ड, योर लॉर्डशिप डिड नॉट फाइंड इन फेवर ऑफ ईडी, इसमें से आपने ईडी के पक्ष में कुछ नहीं पाया। आखिर ईडी के पक्ष में नहीं है तो चाहे वो मनीष सिसोदिया, यानी पैरेलली मनीष सिसोदिया का केस भी सामने आ रहा है, पैरेलली के कविता का केस भी सामने आ रहा है, पैरेलली इसमें संजय सिंह का केस भी आ रहा है सामने। ये तीनों नेताओं का केस अरविंद केजरीवाल के इस केस के साथ में, यानी आज अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इलीगल घोषित हो जाती है तो ये तय मानिए कि ये जितने नेता हैं अंदर, ये सब बाहर आ जाएंगे, ये तय मानिए। क्योंकि यहां पर ये साफ साफ कह रहे हैं 23 बयान दर्ज किए गए मनीष सिसोदिया के मामले में, सारे सेम डॉक्यूमेंट, सेम 23 स्टेटमेंट्स, 23 स्टेटमेंट हैं, यानी 23 बयान हैं, वही डॉक्यूमेंट है, वही दस्तावेज हैं, सिर्फ बातें जो हैं वो थोड़ी सी अलग हैं। और सबसे बड़ी बात यहां आप देखिए कि कहीं ना कहीं ये साफ दिखाई देता है कि ईडी को यहां कुछ भी नहीं मिला है। सरमित्रा जी। जी बिल्कुल राजीव जी, और अभिषेक मनु सिंघवी जिस बार बार कोर्ट का ध्यान जो है पीएमएलए की धारा 3 के तहत वो ला रहे हैं कि इसमें ये कहाँ है, अगर वो बार बार जिक्र कर रहे हैं पीएमएलए की धारा 3, तो मैं अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि पीएमएलए की धारा 3 आखिर में है क्या। ये धारा जो है ये उस व्यक्ति पर इस व्यक्ति पर लगती है जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है, और यदि वह व्यक्ति किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध से अर्जित आय से संलग्न है, यानी आय छिपाना या इस तरह के अपराध से अर्जित आय पर अपना स्वामित्व दिखाना, अधिग्रहण करना, यानी अपराध से अर्जित आय को लेना, या फिर बेदाग संपत्ति के रूप में उसका उपयोग करना, या उस संपत्ति के रूप में उसका दावा करना। और यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी इन्हीं आधार पर बार बार अदालत के सामने ये अपना तर्क रख रहे हैं कि ईडी ने जिस तरह से इनको गिरफ्तार किया उसमें पीएमएलए की सेक्शन 3 की ये धारा अगर ये लगाई है तो उसमें इसका कहाँ ये दिख रहा है, क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कहीं कोई पैसा मिला ही नहीं। सबसे बड़ा ईडी के लिए झटका तो यही है, या उसका सेटबैक तो यही है कि वो अभी तक कोई सबूत ऐसा पेश नहीं कर पाई। केवल 5-6 लोगों ने अपने बयानों में अरविंद केजरीवाल का नाम ले लिया और ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया।
मामला इतना ही है और इसी गिरफ्तारी को चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि ना अरविंद केजरीवाल के पास से कोई पैसा मिला, ना ये वो दिखा कि उन्होंने किसी तरह से कोई पैसा लिया है, ना उनके घर से कोई नकदी बरामद हुई है। अगर बरामद होती भी तो अभिषेक मनु सिंघवी का कहना था कि ये तो फिर आईटी का मामला बनता है, इसमें पीएमएलए कहां से आ रहा है या ईडी इसमें कहां से आ रही है? राजीव जी, पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का सेक्शन 3, उसको लेकर बार बार सेक्शन 3, 19 और 50 ये 3 का मामला, उसके अलावा सेक्शन 45, ये 4 जो हैं, ये चारों सेक्शन का जिक्र बार बार अभिषेक मनु सिंघवी ने अलग अलग मसले पे किया है, अलग अलग अपने बयानों में, अपने बहस में, दलीलों में उन्होंने यहां पर रखा है। और अभी पिछले लगभग आधे घंटे से सेक्शन 3 पे बात कर रहे हैं, पीएमएलए का सेक्शन 3, और उसी पर इन तमाम लोगों की बात, मनीष सिसोदिया के केस को भी उन्होंने रेफर किया, और मनीष सिसोदिया के केस में जो दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंट है, उसको उन्होंने पढ़ा था और साफ साफ उन्होंने कहा था कि यहां पर कहीं न कहीं वही सारी चीजें हैं, वही सारी बातें हैं जो बातें अरविंद केजरीवाल के ऊपर थोपी गई हैं। मनीष सिसोदिया का भी मामला यहां पर बहुत नजदीक दिखाई देते हुए यहां पर कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। और उसके अलावा जस्टिस खन्ना ने साफ कहा कि शुरू में मैंने सोचा, चूंकि मैंने उस मामले का फैसला कर लिया था, क्या मुझे इसे लेना चाहिए, फिर मैंने सोचा कि शायद इसे मेरी न चाहने का मतलब समझ लिया जाएगा। यानी ये मनीष सिसोदिया पर जस्टिस खन्ना ने कहा है कि शुरू में इनिशियली आई थॉट सिंस आई डिसाइडेड दैट केस, उस केस के बारे में कि उसका जिक्र यहां होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए, तो इन्होंने सोचा, फिर उन्होंने कहा कि मैं इसलिए चुप रह गया क्योंकि मेरे वहां पर इस बारे में बात करने का मिसअंडरस्टूड न कर लिया जाए। ये साफ साफ उन्होंने कहा। जस्टिस खन्ना ने यहां पर अपनी सफाई पेश की है कि मैं मनीष सिसोदिया के केस को लेकर आना चाहता था, लेकिन मिसअंडरस्टूड न कर लिया जाए, इसलिए मैं उस केस का जिक्र यहां नहीं कर रहा था, बट आपने यहां पर कर दिया, अच्छी बात है। सिंघवी कह रहे हैं योर लॉर्डशिप ने, आपने सिसोदिया फैसले में मामले को संक्षेप में प्रस्तुत किया, केजरीवाल के बारे में कुछ नहीं था। यहां साफ साफ उन्होंने कहा कि देयर वाज नथिंग अबाउट केजरीवाल, और मैंने यहां पर सिसोदिया का जो जजमेंट, जो सिसोदिया मामले का जो केस का जजमेंट है, उसके बारे में आपने बात की। ये थोड़ा सा यहां पर कहा। और क्या कुछ है अमलिंदु जी? यही है कि मतलब एक तरह से बताना चाहती है, मैंने सिसोदिया मामला देखा था और मैं चाहता था इसको कहूँ, तो लेकिन मुझे लगा कि ऐसा ना समझ लिया है कि मतलब मैं इसको लेकर के आ रहा हूँ जबरदस्ती। कहने का तात्पर्य मुझे लगता है कि शायद जस्टिस खन्ना का यही होगा, लेकिन फिर चूंकि सिंघवी उसको लेकर के आए तो कहा, फिर सिंघवी ने कहा कि भाई आपने जो समराइज किया इस फैसले को, तो आपने देख लिया कि उसमें अरविंद केजरीवाल के विषय में कहीं भी कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। यानी अब ये मामला, जैसे आपने कहा कि ये मामला आगे बढ़ रहा है और ये इसमें तीनों नाम आ जा रहे हैं, मतलब 4 नाम आ जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और के कविता, ये चारों के नाम इसमें आ जा रहे हैं। एक ये अघोषित होते ही गैर कानूनी गिरफ्तारी जो है, बाकी तीनों की गिरफ्तारियां जो गैर कानूनी हो जाएंगी, क्योंकि किसी से भी, राजीव जी, एक भी पैसे का बरामदगी नहीं हुई है, कोई मनी ट्रेल नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में माननीय उच्चतम न्यायालय खुद ही आदेश दे चुका है कि अगर कोई पैसा बरामदगी नहीं होती है, कोई मनी ट्रेल नहीं होता है, तो ये पीएमएलए के अंतर्गत कोई केस ही नहीं बनता है। और यही दलील जो है वो अभिषेक मनु सिंघवी ने अभी दी कि ये पीएमएलए के अंतर्गत कोई केस बनता है। और एक मजेदार तथ्य और भी है जो आज सुबह बात जिसकी हुई थी, मजेदार तथ्य यह है अमलिंदु जी, जैसे कोर्ट ने कहा था कि अगर ये इस कोर्ट में नहीं, दूसरे कोर्ट में कि अगर ये मामला कोर्ट में आ गया तो ये मामला ईडी का नहीं है। हाँ, फिर वहां वो कोर्ट का मामला है। आप याद कीजिए, हम लोग फर्स्ट हाफ में जब बैठे थे तो दूसरे कोर्ट में अरोरा मामले में जो चल रहा था, उस मामले में वहां पर जज ने ये स्टेटमेंट दिया था। किस जज ने दिया है? जस्टिस ओका और जस्टिस दत्ता। हाँ, जो जस्टिस ओका और जस्टिस दत्ता की जो बेंच थी, उन लोगों ने यह बात कही थी कि अगर यह मामला कोर्ट में है तो इसका मतलब है कि यह कोर्ट का मामला है, यह ईडी का मामला नहीं है। ईडी इसके आगे कुछ नहीं कर सकती है। कोर्ट से ईडी को एक एक बात के लिए परमिशन लेना होगा, यह वहां पर कहा गया। और वही यहां पर आगे हम देख रहे हैं कि यहां जो चल रहा है, और जिसमें यह साफ साफ कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का नाम उस मामले में, यानी कि मनीष सिसोदिया के लिए जो 23 स्टेटमेंट लिए गए हैं उसमें भी नहीं है। लेकिन उसी केस में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, जिस पे ये जस्टिस खन्ना कह रहे हैं कि मैं पहले इस मामले को यहां उठाना चाहता था, लेकिन मिसअंडरस्टूड न कर लिया जाए, इसलिए इस मामले को मैं यहां नहीं उठाया।
जी जी बिल्कुल यही था। हाँ यही था, बिल्कुल यही था। और आप सिंघवी जो आगे जो है वो गिरफ्तारी की आवश्यकता क्या है, मतलब गिरफ्तारी क्यों की जानी चाहिए, और जो सामग्री बरामद की गई है उसका मूल्यांकन कैसे हो, इस पूरी प्रक्रिया पर अपने तर्क रख रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि अपराध की जो आय है उसकी सख्ती से व्याख्या करने की आवश्यकता है। यानी कि आप जो PML एक्ट में कह दिया गया है कि साहब इसमें आय अपराध किया इन्होंने, उससे इन्होंने संपत्ति अर्जित की, तो इसकी व्याख्या करने की सख्ती से आवश्यकता है। क्योंकि अवैध तरीकों से अर्जित बेहिसाब संपत्ति पर कब्जा करके उल्लंघन के लिए कार्रवाई हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये POC हो, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि ये आपराधिक आय हो। ये कोई आवश्यकता इसकी नहीं है कि जो आपकी गई वो यानी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हो, POC, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हो, यानी कि अपराध की आय जो बोलते हैं ना वो हो। बिल्कुल, ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास अवैध तरीकों से अर्जित बेहिसाब संपत्ति पर अगर कब्जा कर उल्लंघन के लिए कार्रवाई योग्य हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये POC हो। बिल्कुल सही बात यहां पे रखते हुए अभिषेक मनु सिंघवी, और अभिषेक मनु सिंघवी ये भी कह रहे हैं कि वो आर्गुमेंट दे रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी की इस पूरे जो अरेस्ट की नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट, इस पर वो अपनी बात रख रहे हैं। नेसेसिटी क्या, जरूरत क्या थी, इस गिरफ्तारी की आवश्यकता कितनी थी, जरूरत कितनी थी, अब इस पर अपना तर्क दे रहे हैं, अपनी दलील दे रहे हैं यहां पर इसकी मूल्यांकन पे और इसके यानी इवैल्यूएशन ऑफ मटेरियल अरेस्ट जो है वो नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट एंड प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ मटेरियल, इस पर वो अपना तर्क दे रहे हैं, अपनी दलील रख रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। तो यहां पर एक बहुत ही शानदार दिलचस्प केस, और इस केस को आगे समझने की जरूरत है। बहुत सही आप कह रहे हैं अमलेंदु जी, और यहां से एक अलग दिशा में यह केस जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक जो हम लोग बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उस आधार पर यह साफ लग रहा है कि अभी तक इस केस में ग्रिप मजबूत किए हुए हैं अभिषेक मनु सिंह जी। राजीव बिल्कुल मजबूत किए हुए हैं। और फिर उन्होंने दलील दी कि भाई मेरा मामला यानी अरविंद केजरीवाल का मामला और संजय सिंह का मामला जो है ये बहुत यूनिक मामले हैं। धारा 50 के अंतर्गत कोई भी बयान नहीं है उनके पास, मेरा धारा 50 के अंतर्गत कोई विवरण नहीं है। जो सामग्री का स्रोत है, प्रमुख स्रोत है, वो बाहर के हैं, यानी कि जो उनके पास मटेरियल है वो सब बाहर का है, कुछ भी बरामदगी नहीं हुई है। और मैं समन के बाद नहीं आ रहा हूँ, ये कोई गिरफ्तारी करने का बहाना नहीं है कि मैंने आपके समन पर नहीं आया तो आप मुझको गिरफ्तार कर लेंगे, ये कोई जो बहाना नहीं है। संजय सिंह को भी ऐसे ही गिरफ्तार किया गया और अरविंद केजरीवाल को भी ऐसे ही गिरफ्तार किया गया कि साहब समन पे जो थे नहीं आ रहे थे। कुल मिलाकर के ईडी का समन पे जो है नहीं आना, ये ईडी को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं दे देता है जब तक कि आपके पास कोई सबूत नहीं हो या आपने कोई मनी ट्रेल नहीं पकड़ा हो। ये बात राजीव सुप्रीम कोर्ट के अमानतुल्लाह खान के मामले में जो अग्रिम याचिका थी, उसमें अग्रिम जमानत की याचिका, उसमें ये आ चुका है। तो ये कुल मिलाकर के ये है कि जो दोनों मामले हैं संजय सिंह के और अरविंद केजरीवाल के, दोनों मामलों में ईडी के पास जो है वो गिरफ्तार करने का कोई आधार नहीं है। ये बात एक तरीके से साफ है। और राजीव जी, संजय सिंह की जमानत का भी केस जो था वो इसी बेंच ने, यानी जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने ही सुना था। मनीष सिसोदिया की लगातार याचिकाओं की भी सुनवाई जस्टिस खन्ना की ही बेंच ने की, और बहुत सख्त टिप्पणी उन्होंने की थी कि आपने जो है अभी तक आप इसमें एक पैसा बरामद नहीं कर पाए हैं, मनी ट्रेल नहीं कर पाए हैं, और रोज रोज जो आप जो चले आते हैं आकर, क्या है ये तमाशा, क्या मतलब एक तरीके से ईडी को नाराजगी जताई थी, ईडी को नाराजगी जताई थी जस्टिस खन्ना ने। ये मामला राजीव जी अब उसी तक बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। मुझे लगता है कि शायद क्या आज तीनों ही मामलों में जो फैसला एक तरीके से आ जाएगा, ऐसा समझा जा सकता है। हालांकि अभी जो तर्क चल रहे हैं देखते हैं अभी क्या तर्क आते हैं, ईडी के अपने क्या तर्क पेश करती है, ये भी देखना होगा राजीव। बिल्कुल बिल्कुल, अभी ईडी का तर्क आना बाकी है, लेकिन सिंह भी लगातार कह रहे हैं कि मेरा मामला और संजय सिंह का मामला अनोखा है, यूनिक है। यहां कह रहे हैं मेरा मतलब कि अरविंद केजरीवाल का मामला और संजय सिंह का मामला, दोनों का मामला अनोखा है। कोई धारा 50 के तहत, सेक्शन 50 के तहत कोई बयान नहीं। और पहली दूसरी बात, अगर उनके पास मेरा धारा 50 विवरण नहीं है तो किस आधार पर उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया हुआ है ना, ये बात यहां पर रख रहे हैं। और उसके बाद यह आप किस आधार पे आपने मुझे गिरफ्तार किया, समन की बात। अब ये समन पे आ रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि मैं अब समन पे आ रहा हूं, सेक्शन 50 पे आ गए। देखिए अभी 50 की बात, हाँ। ये सेक्शन पहले भी दोस्तों मैं बता रहा था कि सेक्शन 19 पे आए थे, सेक्शन फिर 3 पे आए, अब सेक्शन 50 पे आ रहे हैं। सेक्शन 50 क्या है? सेक्शन 50 ये है कि आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो लिखित रूप में आपको जवाब बताना पड़ेगा कि हमने आपको गिरफ्तार क्यों किया,
आपके ऊपर यह आरोप था, और जब आरोप आप साबित करते हैं तो वो सेक्शन 19 जाता है, यानी 19 के आधार पे यह मिलता है कि किसी को गिरफ्तार करने से पहले आपके पास साक्ष्य हो, यानी कुछ प्रूफ हो। वो प्रूफ अगर है तो उस प्रूफ के साथ आप सेक्शन 50 के तहत उस आदमी को देंगे और कहेंगे कि ये लीजिए, इस प्रूफ के आधार पे हम आपको गिरफ्तार करते हैं। तुरंत उसी समय आपको उसका बयान मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड कराना होगा। तो यहां पर यही कहा जा रहा है कि आखिर किस आधार पर मेरा मामला और संजय सिंह का मामला, यानी दोनों का मामला, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल का मामला बिल्कुल ही यूनिक है, अनोखा है। आपने धारा 50 के तहत मुझे कोई भी विवरण नहीं दिया है, कुछ भी डिटेल नहीं दिया है कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। आई एम नॉट कमिंग आफ्टर समन इज नो एक्सक्यूज। अगर मैं समन पे के समय नहीं आ रहा हूं तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। ये सारी बातें यहां पर, ये कोई बहाना नहीं है, यहां पर बताया जा रहा है। मैं समन के समय नहीं आ रहा हूं अगर, तो ये कोई बहाना नहीं है। ये सिंघवी अपनी बात रख रहे हैं। क्या कुछ और है अमलेंदु जी? अभी इतना ही आया कि सिंघवी ने कहा कि अगर मैं समन पे उपस्थित नहीं होता हूं तो ये कोई बहाना नहीं कि साहब मैं समन पे नहीं आया तो इसलिए आप गिरफ्तार कर लेंगे। और ये राजीव जी सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश आ चुके हैं कि आपको गिरफ्तार करने की शक्ति है धारा 19 के तहत, और धारा 19 के तहत गिरफ्तार करने की शक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने बहाल भी रखा है अभी एक पिछले मामले में कि धारा 19 के तहत गिरफ्तार करने की शक्ति है। लेकिन गिरफ्तार करने की शक्ति है इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी गिरफ्तार कर लेंगे। इसमें भी स्पष्ट है और सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि आपको गिरफ्तार करने की शक्ति है, लेकिन उस शक्ति का इस्तेमाल आप तभी करेंगे जब आपके पास कोई सबूत हो या कोई आप मनी ट्रेल पकड़ें। अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है और आप इसमें कोई मनी ट्रेल नहीं पकड़ पा रहे तो आप गिरफ्तार नहीं करेंगे। और अमानतुल्लाह खां के मामले में यही हुआ। ईडी को चूंकि कोई सबूत नहीं मिला और कोई मनी ट्रेल नहीं मिला तो अमानतुल्लाह खां की गिरफ्तारी नहीं की गई। ये चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जो थे वो ईडी के सामने समक्ष हुए थे राजीव जी। तो कुल मिलाकर के यही मामला है जो आगे बढ़ता हुआ अब दिखाई पड़ रहा है राजीव जी। जी बहुत मजेदार पूरा का पूरा ये जो मामला है बहुत एक अलग ढंग से आगे बढ़ते हुए और एक इस अंदाज से, इस हिसाब से आगे बढ़ते हुए जहां पर संजय सिंह का केस भी सामने आता है, जहां पर अरविंद केजरीवाल का केस तो लड़ ही रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उनके अलावा यहां पर मनीष सिसोदिया का जिक्र भी आता है, कि कविता का जिक्र भी आ रहा है, तमाम जिक्र आ रहे हैं। और उन 6 लोगों का जिक्र तो बार बार आया और उन 6 लोगों में सेक्शन 3, सेक्शन 19 और अब सेक्शन 50 की बात आ रही है। तो ये एक नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट के तहत ये सारी बातें, आखिर अरेस्ट की आवश्यकता क्यों, आखिर उनकी गिरफ्तारी, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की जरूरत क्यों है पड़ी, ये सवाल पूछ रहे हैं सिंघवी। और उसके लिए जो आपके ही जो सेक्शन है उसमें, उसके तहत क्या कुछ आ रहा है। क्या अगर मैं किसी समन पे नहीं आ रहा हूं तो इसका मतलब है कि आप मुझे गिरफ्तार कर लेंगे? ये बात भी यहां पर है। और गिरफ्तारी का वारंट कहां है, क्योंकि गिरफ्तारी का वारंट जो है वो कोर्ट से लेकर के उनको आना होगा। ये सारी बातें वहां पे रखी जा रही हैं अमलेंदु जी। तो एक मजेदार तथ्यों के साथ, मजेदार दलीलों के साथ यहां पर ये चुनाव आगे बढ़ता हुआ, ये बहस बढ़ते हुए हम देख रहे हैं। चुनाव का वक्त है इसलिए जुबान से चुनाव शब्द ज्यादा निकल आता है दोस्तों, लेकिन ये जो बहस है, ये जो केस है, ये आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और चुनाव का जहां तक जिक्र करूं तो ये केस चुनाव पर काफी प्रभाव डाल सकता है, ये तय मानिए। आज अगर अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाती है, आज नहीं कल फैसला जज सुनाया, अगर ये राहत मिल जाती है, क्योंकि अब समय धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है। 4 बजे हो सकता है कि ये बहस बंद कर दी जाए, क्योंकि 3:47 घड़ी की सुइयां बता रही हैं। तो अगर ये बहस आगे बढ़ती है तो ये तय मानिए कि अभी तक जितना कुछ हुआ है, जो हम आप तक सीधे शब्दों में पहुंचा रहे हैं, बिल्कुल सरल हिंदी में, उसके आधार पर साफ दिखाई दे रहा है। जितनी जानकारी मुझे कानून की है उस आधार पर कह सकता हूं कि यह मामला अरविंद केजरीवाल के केस में मजबूती के साथ उनके वकील ने अपने ग्रिप में ले रखा है। यहां पर उन दलीलों, क्योंकि कोर्ट साक्ष्य और दलील की बात करता है, कोर्ट कानून के इर्द गिर्द रहता हुआ दिखाई देता है, और उस आधार पर हम देख के कह सकते हैं कि यह मामला अभी तक अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि यह जल्दबाजी होगी, फैसला क्या आता है, फैसले में डिसमिस होता है या कुछ और होता है, लेकिन अभी तक जितना है उसमें यह मामला पूरा का पूरा, और चूंकि संजीव खन्ना ने ही इन तमाम केसेस को देखा है और उस पर उनके फैसले आए हैं, तो क्या जस्टिस खन्ना
यहाँ और कुछ कह रहे हैं, लेकिन इस जी बीच राजीव, एक बड़ी टिप्पणी जस्टिस खन्ना ने की। उन्होंने कहा कि आपराधिक कार्रवाई अकेले नहीं हो सकती जब तक कि जब्ती और कुर्की ना हो, यानी कि जब तक कुछ बरामद नहीं किया जाए तब तक अकेले जो है वो आपराधिक कार्रवाई नहीं हो सकती। यानी फिर वही बात आ गई कि अगर आपको कोई मनी ट्रेल नहीं मिला है और कोई पैसा आपने बरामद नहीं किया है तो आपराधिक कार्रवाई नहीं हो सकती। ये जस्टिस खन्ना कह रहे हैं राजीव जी। इसका मतलब कि ये मामला उस दिशा में बढ़ता हुआ हम समझ सकते हैं जिस दिशा में छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला गया था। और हम लोग सुबह से लगातार इसकी चर्चा कर रहे हैं कि ये मामला किसी तरीके से बनता ही नहीं है और सुप्रीम कोर्ट से मामला खारिज हो सकता है और ये अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध घोषित किया जा सकता है। राजीव जी, मुझे लगता है कि शायद ये उस तक बढ़ रहा है, चूंकि जिस तरीके की दलीलें सब सामने आई हो। जस्टिस खन्ना की ये छोटी सी एक टिप्पणी जो है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू जिसकी तरफ ये बढ़ता हुआ ये मामला, जिसमें वो कह रहे हैं जस्टिस खन्ना कि ये जो है ये आपराधिक मामला तभी बनता है जबकि आप अनलेस यहां पर आप कोई चीज अटैच कीजिए, किसी चीज को लीजिए, आपने क्या किया, आपराधिक मामला कैसे बना दिया, यहां पर जस्टिस खन्ना कह रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू की तरफ जस्टिस खन्ना का जो ये बयान है वो बहुत इंपॉर्टेंट बयान यहां पर दिखाई दे रहा है। और यहां पर और भी कुछ बयान उनके आए हैं, वो सब भी हम देखते हैं। यानी कि कुर्की के बाद मुकदमा चलाया जाता है, ज्यादातर देखा जाता है। और एज पर बीएमसी दिस वाज द स्कीम, ये सारी चीजें बताई जा रही हैं कि ये एक योजना थी, लेकिन यहां पर कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई ऑफेंस नहीं है, कोई फाइंडिंग नहीं है ना। और ये सब बताया जा रहा है और कोई कुर्की जब्ती नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपराधिक मामला कैसे चलाया जाए, मुकदमा कैसे चलाया जाए, ये यहाँ पूछ रहे हैं। यही पूछा वो। और ये कह रहे हैं कि पहले अटैचमेंट होना चाहिए, उसके बाद फिर अपराध होना चाहिए। पहले आप बरामद तो कीजिए तभी तो अपराध बनेगा। जब आपने कुछ बरामद ही नहीं किया तो अपराध बनता है कैसे? कुल मिला के राजीव जी कहना ये, फिर वो यही कह रहे हैं कि भाई पहले अपराध खोज लेना जो है ये गलत है एक तरीके से। पहले आप कुछ बरामद कीजिए, बरामद हुआ उसके बाद अपराध होगा, और फिर कुर्की के बाद यानी आप कुछ बरामद करेंगे उसके बाद फिर मुकदमा जो है वो चलाया जाएगा। ये जो है बता रहे हैं बिल्कुल साफ साफ। आपराधिक कार्यवाही अकेले नहीं हो सकती जब तक कि जब्ती कुर्की ना हो, ये जस्टिस खन्ना यहां साफ कह रहे हैं। आपराधिक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैन नॉट बी स्टैंड अलोन अनलेस देयर इज कॉन्फिस्केशन अटैचमेंट, ये साफ साफ यहां पर कह रहे हैं जस्टिस खन्ना। जब तक कि जब्ती और कुर्की ना हो जाए तब तक आपराधिक कार्यवाही अकेले दम पे आप नहीं कर सकते। और यहां पर अरविंद केजरीवाल के यहां से ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। और यहां यह मामला क्या उस दिशा में हम देख रहे हैं जिस दिशा में जो अरविंद केजरीवाल चाह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी ही इलीगल है, क्या उस दिशा में हम जाते हुए देख रहे हैं। ये एक दिलचस्प मोड़ पे आ गया है ये पूरा का पूरा केस, और इसी केस पर हमारी निगाहें टिकी हुई हैं। आप हमारे साथ बने हुए दोस्तों, लगातार आप बने रहिए और हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं कि इस केस में चल क्या रहा है, वही सारी चीजें। और इसमें एक महत्वपूर्ण पहलू जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, जिसमें यह मामला किस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, वो हम कह रहे हैं। अमलेंदु जी और कुछ है? जी राजीव, अभी इतना ही आया, फिर आगे कुछ आता है बताने भी। हालांकि वो मतलब जस्टिस खन्ना ने यही कहा कि पहले जो आपको कुछ बरामद करना होगा और बरामद करने के बाद जो है उसके बाद फिर जो अपराध बनेगा कि अपराध हुआ भी है कि नहीं हुआ है। मतलब पहले आपके पास कुछ है नहीं, मतलब वो जो कहावत है ना कि सूत ना कपास और क्या लट्ठम लट्ठा, तो मतलब आपके पास कुछ नहीं है और हवा में आप तलवारें बांध रहे हैं एक तरीके से। मतलब अपराध हुआ नहीं हुआ इसके बारे में कुछ है नहीं। अपराध तब होगा ना कि भाई अगर आप किसी के ऊपर राजीव जी एक तरह से कहा जाए कि आपने मुकदमा चला दिया 302 का, तो भाई 302 का मुकदमा तब चलेगा ना कि जब कहीं कोई क्राइम हुआ हो 302 का। अगर वो 302 का क्राइम हुआ ही नहीं तो आप 302 धारा लगा कैसे देंगे? तो यही है कि अगर यहाँ कोई आपने बरामदगी नहीं की, कोई मनी ट्रेल नहीं हुआ, कोई पैसा आपने बरामद नहीं किया, तो किस तरीके से पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत इस पर अपराध बनता है, किस तरीके से इस पर मुकदमा चल सकता है। यही बात राजीव जी अब जाकर के आ रही है। और मुझे लगता है राजीव जी ये केस भी उसी तरफ बढ़ रहा है जो छत्तीसगढ़ शराब घोटाला जो था उसमें आदेश आया कि चूंकि कोई भी पैसा बरामद नहीं हुआ, कोई मनी ट्रेल नहीं हुआ, एजेंसी मनी ट्रेल साबित करने में विफल रही, इसीलिए जो वो खारिज कर दिया गया, मुकदमा खत्म कर दिया गया। ये भी राजीव जी उसी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि एजेंसी के पास अभी तक लगभग 2 साल से ज़्यादा इस कार्रवाई को होगा राजीव जी चलते हुए, 2 साल में एक भी रुपए की बरामदगी नहीं हुई है। कोई मनी ट्रेल जो है वो ईडी अभी तक इसमें, ईडी का यहाँ पे सिर्फ यही कहना है कि जो पैसे थे वो गोवा चुनाव में खर्चे हो गए। जी बस उनका यही कहना है कि जो पैसे मिले इस शराब कथित शराब घोटाला जिसको ये कह रहे हैं उसमें जो पैसे मिले वो इन्होंने गोवा चुनाव में लगा दिया।
और राजीव जी यहाँ मुझे लगता है कि वो चुनाव आयोग को घसीटना चाह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने इसने ढील दी है। इसका मतलब ईडी का कहना यही है, क्योंकि चुनाव में अगर कोई पैसा खर्च हुआ तो वो तो चुनाव आयोग की निगरानी में है राजीव। बिल्कुल, चुनाव आयोग के भाई कितने पैसे आप खर्च करते हैं सारा जमा किया जाता है रिकॉर्ड। तो ईडी मतलब कहना क्या चाहता है कुल मिलाकर राजीव जी यहाँ कि क्या चुनाव आयोग भी इसमें शामिल है, तो चुनाव आयोग को भी इसमें पार्टी बनाया जाएगा, क्या चुनाव आयुक्तों की भी गिरफ्तारी होगी? ये अब मतलब किस तरह की दलीलें ईडी की, ये राजीव जी समझा जा सकता है कुल मिलाकर के। बिल्कुल, बहुत ही मजेदार पहलू पे इस हम पूरे इसको देख रहे हैं, केस को देख रहे हैं, और आप तक दोस्तों हम पहुंचा रहे हैं एक एक प्रोसीडिंग इसमें जो कुछ चल रहा है। और अभी तक जो बातें आई हैं उसमें सबसे बड़ी बात यहाँ जस्टिस खन्ना खुद कह रहे हैं कि आपराधिक मुकदमा तभी चलाया जा सकता है जबकि सामने वाले से कुछ जब्ती हुई हो, कुर्की हुई हो, यानी कि कुछ तो होना चाहिए। किस आधार पे आपने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, यही यहां पर पूछ रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, और उनके साथ थोड़ा सा ये हामी भरते हुए दिखाई दे रहे हैं जस्टिस खन्ना, ये माना जाए, है ना? जी हाँ, बिल्कुल राजीव जी, बिल्कुल ये वो थोड़ा हामी भरते हुए नजर आ रहे हैं। और ये मतलब साफ तौर पे कहना एक तरीके से मतलब ये कहा जाए राजीव जी कि जो आदेश आने वाला है उसको हम लोग कुछ थोड़ा सा उसका हिंट हम लोग समझ सकते हैं कि चूंकि जो बात कही जा रही है जस्टिस खन्ना की तरफ से, वो कह रहे हैं कि फर्स्ट देयर शुड बी अटैचमेंट, यानी पहले आपको कुछ अटैचमेंट करना होगा, आपको कुछ बरामद करना होगा, उसके बाद फिर आप अपराध करेंगे ना। आपको कुछ मिला, मान ली कहीं आपको 5 रुपये मिले, ये 5 रुपये बेनामी है, या 5 रुपये का कहाँ से हेरफेर हुई, या 5 रुपये कहाँ से अतिरिक्त आ गए, तभी तो उस पर आधार बनेगा कि 5 रुपये की हेराफेरी हुई, 5 रुपये की चोरी हुई, या 5 रुपये की रिश्वत दी गई, या 5 रुपये की जो है अतिरिक्त संपत्ति बनाई गई, तभी तो आप इसमें कोई ऑफेंस करेंगे। तो कुल मिला के उनका कहना का यही है कि अटैचमेंट फॉलोड बाई प्रोसिक्यूशन, यानी कि जो ये जो स्कीम जो है कुल मिला करके उस पर अब जस्टिस खन्ना ने ये सवाल उठाया है कि बरामदगी इसमें नहीं हुई है। तो मतलब जो न्याय प्रक्रिया है राजीव जी एक तरीके से, उसकी तरफ जस्टिस संजीव खन्ना जो है वो ध्यान दिला रहे हैं कि जो न्याय प्रक्रिया है और किसी मतलब इस PML एक्ट के अंतर्गत खास तौर से जो कानून है इसमें किस तरीके से अपराध तय होता है, उसकी तरफ वो बता रहे हैं कि अपराध तब बनता है कि जब आपको कुछ इसमें पहले अटैचमेंट हो, आप कुछ बरामद करें और उस बरामदगी के आधार पर फिर आप जो है वो अपराध को तय करें। यहाँ अपराध पहले तय कर दिया गया राजीव जी, और अपराध किस वजह से हुआ है ये पता ही नहीं जी। ये बहुत अच्छा जो है मतलब इस तरीके से, जैसे जस्टिस खन्ना जो कल कह रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी से कि आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि ये केस है और दूसरा केस समझ लीजिए कि उन्होंने गिरफ्तार किया और बता दिया, तो अब यही तरह मुझे लगता है वो भी दे सकते हैं अभिषेक मनु सिंघवी कि साहब मान लीजिए कि 302 का किसी पर मुकदमा कर दिया गया और वो 302 में जो ऑब्जेक्ट है वो मिला नहीं, तो इस 302 का मुकदमा चल जाएगा। सेम स्थिति जो है वैसी स्थिति इस तरीके की यहाँ देखी जा सकती है कि आपको कोई पैसा बरामद हुआ नहीं, कोई मनी ट्रेल हुआ नहीं, और आपने उठा के मुकदमा कायम कर दिया कि साहब इसमें PMLA के तहत जो मुकदमा बनता है, जबकि वो PMLA के अंतर्गत मुकदमा बनता ही नहीं है राजीव जी। यहाँ पे अब सिंघवी ने धारा 19 PMLA के संदर्भ में विजय मदन लाल और पंकज बंसल के जो फैसले हैं उसकी तुलना भी करना शुरू कर दिया है, यानी कि PMLA एक्ट की धारा 19 के तहत विजय मंडल लाल और पंकज बंसल का जो जजमेंट है, इस जजमेंट का जो कंटेक्स्ट है उसको उस संदर्भ में उस तरफ अब सिंघवी लेके जा रहे हैं, और सिंघवी ने यहां अपनी बात रखना शुरू कर दी है। और पंकज बंसल के फैसला, और जिस फैसले में धारा 50 का जिक्र किया गया है, और तब तक कोई किसी को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, जिसका जिक्र हम बार बार यहां कर रहे हैं इस चर्चा में, जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ चल रहा है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यानी अभिषेक मनु सिंघवी यहां पर एक दलील लेके आए हैं। कल उन्होंने पंकज बंसल का नाम लिया था, आज उन्होंने विजय मदन लाल का भी रेफरेंस लिया है। विजय मदन लाल और पंकज बंसल का जो जजमेंट है उस जजमेंट को भी इस मामले में लेकर आए हैं सिंघवी, अभिषेक मनु सिंघवी, अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं, जो अपनी बात रख रहे हैं। और इन बातों में साफ साफ जो है वो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं वो अपर हैंड दिखाई देते हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी, और क्या कुछ है? अगर आपके पास और कुछ है तो जरूर बताइए। और बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा, बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है कि ये एक निर्णय आए, और जिस तरफ आप इशारा बार बार कर रहे हैं, क्या ये उसी दिशा में जाता हुआ ये केस दिखाई देता है जिस दिशा में हमने सुप्रीम कोर्ट का केस देखा? ये एक महत्वपूर्ण बात है। और उसके अलावा यहां पर
बहुत सारी बातें सिंघवी जो हैं वो पीएमएलए को लेकर के भी कर रहे हैं। जी जी जी, और ये बता रहे हैं, मतलब पीएमएलए एक्ट में ही जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो उनकी तो पॉइंट आउट कर रहे हैं, जो सेफगार्ड उसमें दिए गए हैं कि किस तरीके से जो एक तरह से कहा जाए कि दुर्भावनापूर्ण गिरफ्तारियां हैं उनको रोका जाए, वो उन प्रावधानों की तरफ जो है वो जस्टिस खन्ना का यानी सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं कि इसी कानून में ये सेफगार्ड्स दिए हुए हैं कि किस तरीके से जो दुर्भावनापूर्ण गिरफ्तारियां उनको रोका जाए, मतलब दुर्भावनापूर्ण गिरफ्तारियां ना हो। और उसी के तहत राजीव जी विजय मदन लाल का जो मामला आर्टिकल 19 को इसका आर्टिकल 19 जो पीएमएलए एक्ट का है उसके तहत जो है कि उसको असीमित शक्तियां हैं ईडी को गिरफ्तार करने की, लेकिन किन परिस्थितियों में गिरफ्तार कर सकती है और किन में गिरफ्तार नहीं कर सकती है, इसको लेकर के उसमें बताया गया है विजय मदन लाल मामले में। दूसरा पंकज बंसल का मामला है, उसमें तो साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको जो है रिटन में, आपको लिखित में जिसको आप गिरफ्तार कर रहे हैं उसको बताना होगा कि आपके ऊपर ये आरोप है, ये आपसे बरामदगी हुई है और इसलिए आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, और फिर आपको मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान भी दर्ज मतलब करना होगा, जो कि अरविंद केजरीवाल के मामले में नहीं हुआ है। ये भी बात जो है राजीव जी यहाँ सामने आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पर सिंघवी जो केस है, विजय मदन लाल और पंकज सिंघवी का जो केस है, जो फैसला है वो पढ़ के यहाँ सुना रहे हैं, और उस फैसले में जो लिखा हुआ है वो यहाँ पर पढ़ के सुना रहे हैं। साफ साफ वहाँ पे कह रहे हैं ईडी इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी विंडिक्टिव। यहां पर यानी प्रतिशोधात्मक रवैया ईडी को नहीं अपनाना चाहिए। ईडी से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो दुर्भावनापूर्ण तरीका, प्रतिशोधपूर्ण तरीका वहां पर अख्तियार करे, और इट मस्ट एक्ट विथ हाईएस्ट डिग्री ऑफ फेयरनेस। ईडी जो है वो हाईएस्ट लेवल की निष्पक्षता का जो है और फेयरनेस का काम करे, उसी हिसाब से वो एक्ट करे। ये साफ साफ उसमें लिखा हुआ है। जो फैसला पढ़ के अभी सुना रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी ने अभी निकाला वो फैसला जिसमें साफ साफ ईडी को जो हिदायतें सुप्रीम कोर्ट से दी गई हैं इन दोनों केसेस में, इसके फैसले में उन हिदायतों को, उस फैसले में जो लिखा गया है वो पढ़ के सुना रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, और जज के सामने जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता के सामने यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी रख रहे हैं ये बातें अपनी। अभिषेक मनु सिंघवी ने तो अपने बहुत ही शानदार ढंग से अपनी बातें यहां दलीलें पेश की हैं। आगे देखना होगा क्या कुछ होता है, लेकिन यहां एक अलग दिशा में ये पूरा का पूरा मामला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि और क्या है अमलेंदु जी। राजीव जी, अब जस्टिस खन्ना ने जो एएसजी राजू उनसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछ लिया, और उन्होंने कहा कि भाई एक सवाल ये है कि क्या कोई न्यायिक कार्रवाई होने पर आप आपराधिक कार्रवाई शुरू कर सकते हैं, यानी कि जब किसी मामले में न्यायालय की प्रोसीडिंग शुरू हो जाए क्या उसके बाद आप कोई आपराधिक कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। ये जस्टिस खन्ना ने एएसजी राजू से पूछा। फिर उन्होंने पूछा कि भाई इस मामले में अभी तक कोई कुर्की की कार्रवाई हुई नहीं है, यानी अभी तक इसमें कोई बरामदगी नहीं हुई है, कोई अटैचमेंट इसमें नहीं हुआ, कोई आपको मिला नहीं अभी तक। आप जो है फिर अदालत में प्रक्रिया शुरू हो गई, तो क्या आप इस बीच में अपनी आपराधिक कार्रवाई शुरू कर सकते हैं, यानी कि आप बीच में इस पर गिरफ्तारी या इस तरह की चीज़ें आप कुछ कर सकते हैं। अब ये उल्टा सवाल जो है एएसजी राजू से, मतलब ईडी की तरफ से जो उपस्थित हुए हैं उनसे जस्टिस खन्ना ने पूछ लिया है राजू जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात यहां साफ साफ जस्टिस खन्ना ने राजू से पूछा है, यानी ईडी से पूछा है कि एक सवाल ये है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि वन क्वेश्चन इज वेदर देयर बीइंग एनी, यहां पर साफ साफ की एक सवाल यह है कि क्या कोई न्यायिक कार्यवाही होने पर, अदालती कार्रवाई चल रही है उस पर क्या आप आपराधिक कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। ये यहां पर साफ साफ वो कह रहे हैं कि क्या जस्टिस खन्ना पूछ रहे हैं ईडी से कि अगर किसी के ऊपर न्यायिक कार्रवाई, अदालती कार्रवाई चल रही है तो उसमें आप आपराधिक कार्रवाई आगे बढ़ा सकते हैं क्या, उसके खिलाफ आप जा सकते हैं क्या, शुरू कर सकते हैं क्या। ये जो बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस मामले में कोई कुर्की की कार्रवाई हुई है क्या, अगर नहीं हुई है तो फिर ये आपराधिक कार्रवाई कैसे आप कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, यही शायद वहां पूछा जाए। जी राजू जी, यही पूछा गया। फिर कहा कि भाई आपको बताना पड़ेगा कि पिटिशनर कैसा था, मतलब पिटिशनर जो आया है यहाँ पे ये कैसा था, इसकी भूमिका इसमें क्या थी, आपको बताना पड़ेगा। और क्यों वो बिलीव कर रहे हैं कि जो 19 का जो सेक्शन 19 है इसका जो थ्रेशोल्ड है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इसमें असीमित ताकतें हैं। और वो बार बार इस बात को कह रहे हैं सेक्शन 45 के तहत कि आप जो है आए हैं, मतलब वो गिरफ्तारी के खिलाफ बार बार आ रहे हैं, वो इसी बात को बार बार कह रहे हैं कि आपको गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है और आपको बताना पड़ेगा कि आपने गिरफ्तार क्यों किया।
धारा 19 और धारा 45 ये दोनों के संबंध में जस्टिस खन्ना ने ईडी से सवाल पूछा है राजीव जी। बिल्कुल, और कह रहे हैं कि ये बार बार हमारे पास आ रहे हैं, कह रहे हैं उनका मानना है कि सेक्शन 19 यानी धारा 19 की जो है वो लिमिटेशन काफी हाई है, और उसके बाद 45 जो धारा 45 है उसका भी, यानी आपको इन दोनों धाराओं का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए वे बार बार गिरफ्तारी के खिलाफ आ रहे हैं। जस्टिस खन्ना अब सीधी बात कर रहे हैं, सीधे सवाल पूछ रहे हैं यहां पर राजू से, और राजू को जस्टिस खन्ना कह रहे हैं कि आपने जो कुछ कहा है और ये साफ साफ आपको बताना होगा, दिखाना होगा याचिकाकर्ता को कि आखिर 19 के तहत क्या ये गिरफ्तारी हुई है, क्या 45 का सामना करना चाहिए, करना पड़ेगा, ये सारी बातें हो रही हैं। जी हाँ, और ये भी कह रहे हैं कि भाई कार्रवाई शुरू होने के बाद और उसके बाद शिकायत मतलब दर्ज होने और कार्रवाई शुरू होने के बाद इसके बीच का जो अंतराल है उसका क्या होगा। इसमें अधिकतम जो ऊपरी सीमा है वो 365 दिन, और राजीव जी 365 दिन से काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो चुका है। तो 365 दिन में अगर आप चार्जशीट दाखिल नहीं कर पा रहे हैं, कोई आप उसके अंदर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ये इसका मतलब एक तरीके से एजेंसी का फेल्योर है, मुकदमा कोई नहीं है। इसका मतलब ये निहितार्थ इसका निकाला जा सकता है। बाकी अब जस्टिस खन्ना आगे और क्या सवाल करते हैं ये देखा जाएगा राजीव जी। कुल बिल्कुल, ईडी फंसती हुई अब यहाँ नजर आ रही है राजीव जी। ईडी बार बार यहां फंसती हुई नजर आ रही है, और जस्टिस खन्ना अब ईडी से जो सवाल कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण कह रहे हैं कि आखिर 365 दिन ऊपरी सीमा है, 365 या एक साल में आपने क्या किया। लिमिट तो है ना, अपर लिमिट है 365 दिन का, साल भर, यहां पर तो 2 साल हो गए, आपने किया क्या। मतलब लगातार आप पिटीशन पे पिटीशन लेके आते हैं, आप यहां पर ये कहते हैं कि अभी इसमें एक एनक्लोजर और चाहिए, रिमांड फिर मांगते हैं, ये सारी चीजें होती रही हैं, और उन्हीं बातों को यहां पर कहीं ना कहीं इंगित करते हुए, दर्शाते हुए जस्टिस खन्ना दिखाई दे रहे हैं अमलेंदु जी। जी, और वो कह रहे हैं, फिर उन्होंने कहा कि देखिए स्वतंत्रता मतलब लिबर्टी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। उन्होंने गिरफ्तारी का समय बता दिया, हम आपकी बात सुनेंगे, ईडी से कह रहे हैं हम आपकी बात सुनेंगे, आप तैयार रहिए। यानी आप बताइए कि आपने गिरफ्तार क्यों किया है, ये आपको बताना होगा राजीव जी। एक तरीके से ईडी से जस्टिस खन्ना ने ये कहा है कि चूंकि 365 दिन का जो ऊपरी लिमिट है वो पार हो चुकी है और आपने चार्जशीट दाखिल नहीं किया। मतलब ये टिप्पणी तो राजीव जी जस्टिस खन्ना की मर्जी सिसोदिया के मामले में भी थी कि आप हर 3 महीने पे एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट लेकर के चले आते हैं आकर के, और फिर आप जो आदमी लगातार अंदर बना हुआ है, जेल के अंदर है और मुकदमा आगे बढ़ ही नहीं रहा है। 18 महीने से ज़्यादा मनीष सिसोदिया को जेल में हो चुके राजीव जी, और हर 3 महीने पर एक जो है वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट चली आती है। कोई पैसे की बरामदगी नहीं है, कोई मनी ट्रेल नहीं पकड़ा एजेंसी ने। बिल्कुल, एक्चुअली ईडी का जस्टिस वहाँ पे राजू ने कहा कि मतलब एजेंसी की स्वतंत्रता भी, अपनी मतलब लिबर्टी होनी चाहिए, तो उस पर इन्होंने कहा जस्टिस खन्ना ने कि बेहद जरूरी, बिल्कुल सही है, लिबर्टी महत्वपूर्ण है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते, जांच एजेंसियों की जो लिबर्टी होनी चाहिए उससे हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन गिरफ्तारी का समय उन्होंने बता दिया, हम आपकी बात सुनेंगे, हम चाहते हैं कि आप तैयार रहें। ये जो आप साफ कह रहे हैं कि टाइमिंग ऑफ अरेस्ट दे हैव पॉइंटेड आउट, यहां पर इन्होंने टाइमिंग ऑफ यानी कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जो टाइमिंग है वो पॉइंट आउट किया अरविंद केजरीवाल ने कि चुनाव के समय आपने हमें गिरफ्तार किया, आखिर कैसे गिरफ्तार किया, क्यों गिरफ्तार किया, यह बात यहां पर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। तो उसी पर इन्होंने कहा कि आप इन सब चीजों का जवाब देने के लिए तैयार रहिए, और आपसे अब हम जवाब सुनना चाहते हैं, ये साफ यहां पर राजू को कहा है जस्टिस खन्ना ने। अब इसका मतलब राजीव जी मुझे लगता है कल सुनवाई होगी, और कल सुनवाई जब होगी तो ईडी की कल जो है बातें सुनी जाएंगी कि ईडी साहब अब बताइए आपने गिरफ्तार क्यों किया है, आपके पास क्या सबूत है, क्या मुकदमा तैयार हुआ है, इतने समय में आपने क्या कार्रवाई की, आपकी जांच कहां तक पहुंची। ये सारे सवालात राजीव जी अब सामने आएंगे, और ईडी साहब को मतलब ईडी विभाग जो है उसको आकर के सारी बातें अब यहाँ बतानी पड़ेंगी। और राजीव जी इस केस की पूरी परतें जो खुलना शुरू हो जाएंगी। मैं राजीव जी कहता हूँ कि तसव्वुर कीजिए, अभी तो हालांकि ये सब माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, माननीय उच्चतम न्यायालय के ऊपर है कि वो क्या फैसला देता है, क्या फैसला नहीं देता है। अगर ये फैसला आ जाता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध है, गैर कानूनी है,
कोई मुकदमा इसमें अरविंद केजरीवाल के ऊपर नहीं बनता है और ये मुकदमा भी नहीं बनता है चूंकि इसमें कोई मनी ट्रेल नहीं हुआ है, एक भी पैसा ईडी बरामद नहीं कर सकी है। तो फिर उसके बाद इस केस की क्या स्थिति होगी, ईडी क्या मुंह दिखाएगी और क्या देश भर के अंदर, जो आपने सवाल राजीव जी उठाया था, क्या देश के अंदर फिर ये सवाल नहीं जाएगा कि किस तरीके से ईडी का इस्तेमाल ये केंद्र सरकार जो है या भारतीय जनता पार्टी जो है वो किस तरीके से जांच एजेंसियों का इस्तेमाल अपने विरोधियों को नष्ट करने के लिए और सत्ता पर कब्जा बनाए रखने के लिए और किस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए इसने चंदा उगाया है, जो कि विपक्ष का आरोप है, इस तरीके से करने के लिए ये सब कर रही है। क्या देश के अंदर ये संदेश नहीं जाएगा? और राजीव जी 7 मई को तीसरे चरण का चुनाव है, उससे पहले तो ये फैसला आ ही जाएगा, चूंकि कल ईडी की बात सुनी जाएगी, मुझे लगता है कल ईडी की बात सुन के पूरा हो जाएगा और उसके बाद कल फैसला भी आ सकता है और अगर कल फैसला नहीं भी आता तो परसों भी फैसला आ सकता है। लेकिन जब भी फैसला आएगा तो ये कुल मिलाकर के राजीव जी जो मुझे अब लग रहा है कि जिस तरीके की दलीलें हुई हैं और जस्टिस खन्ना ने आखिरी बात जो कही है कि ठीक है ईडी की स्वतंत्रता की हम बात करते हैं, ठीक ईडी स्वतंत्र है जांच करने के लिए, लेकिन आपको जो है कानून के तहत तो काम करना होगा। स्वतंत्रता मतलब ये थोड़ी कि आप किसी कानून का उल्लंघन कर लें। कुल मिला के राजीव जी कहने का मकसद यही है, मुझे लगता है कि जस्टिस खन्ना का कहने का मकसद यही है कि हाँ ईडी की स्वतंत्रता है, जांच एजेंसी की स्वतंत्रता है, स्वतंत्र है, लेकिन इस स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी उठा करके गिरफ्तार कर लेंगे और कोई मुकदमा नहीं है। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कहा जस्टिस खन्ना ने कि भाई पहले अटैचमेंट होना चाहिए, बरामदगी होनी चाहिए। आपने क्या बरामद किया, ये जो है आपने क्या कुर्की की, ये तो मालूम पड़े कि आपने भाई ये मान लीजिए किसी पे आपने एनडीपीएस एक्ट होता है जैसे राजीव जी, उसमें किसी पे आपने बता दिया साहब इसमें अफीम मिली, तो अफीम बरामद करेंगे तभी तो एनडीपीएस एक्ट रहेगा जी। अफीम अगर नहीं मिली तो एनडीपीएस कैसे लग जाएगा? तो इसी तरीके से पीएमएलए एक्ट है कि भाई अगर पैसा बरामद नहीं होगा तो पीएमएलए कैसे लग जाएगा? और यही छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में हुआ और यही इस मामले में कि पैसा बरामद हुआ ही नहीं है, एक भी रुपया कोई मनी ट्रेल हुआ नहीं है। 2 साल के लगभग हो गए जांच एजेंसी को जांच करते हुए और अभी तक आप 1 रुपये की वसूली नहीं कर पाए हैं, 1 रुपया आप बरामद नहीं कर पाए हैं और मुकदमा आपका तैयार खड़ा हुआ है। तो कैसे मुकदमा तैयार खड़ा हो जाएगा? ये कुल मिला के राजीव जी मुझे लगता है कि इस तब बढ़ता हुआ ये दिख रहा है राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत ही मजेदार तथ्य जो है वो सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी या प्रवर्तन निदेशालय कह लें, वो जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, जब चाहे जिसको चाहे वो अपनी गिरफ्त में ले लेता है, वो यहाँ फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। जस्टिस खन्ना ने लगातार सवाल, अभी जब अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी बातें रखी हैं, दलीलें रखी हैं, इसके बाद जस्टिस खन्ना ने अपनी बातें रखी और उन्होंने कहा है ईडी को कि अब आपकी हम सुनेंगे, आप तैयार रहिए। यह बात कहना है ईडी के ऊपर जस्टिस खन्ना का कि हम अब आपकी बात सुनना चाहते हैं, बी प्रिपेयर्ड, या आप तैयार, पूरी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आपके ऊपर सवाल बहुत सारे उठाए जा चुके हैं, दागे जा चुके हैं और दागे जाएंगे अभी। ये बात यहां कहते हुए एक इंपॉर्टेंट पहलू और उसको यहां पर कहीं ना कहीं रखने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि यहां से एक अलग तरह से दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा मामला। और इस मामले में कहीं ना कहीं आप ये जानिए कि ये केस जो है उस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तो हालांकि ईडी को भी अपनी बातें, दलीलें पेश करनी है अमलेंदु जी, लेकिन ये केस जो है वो उधर जा रहा है जहां अरविंद केजरीवाल का पक्ष मजबूत होता हुआ दिखाई देगा हम लोगों को। जी राजीव जी, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल का पक्ष मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। इस बीच एक ब्रेकिंग खबर राजीव जी ये आ गई है कि जो मनीष सिसोदिया की आज जमानत याचिका लगी हुई थी पीएमएलए कोर्ट में, राउस एवेन्यू कोर्ट में, तो जो जज कावेरी बाबेजा हैं उन्होंने वो उनकी याचिका जो है वो दोबारा खारिज कर दी है, यानी उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है मनीष सिसोदिया की राउस एवेन्यू कोर्ट में, यानी लोअर कोर्ट में, पीएमएलए एक्ट जो है वहाँ पे। इधर राजीव जी ये जो सब मामला चल रहा है और जिस तरीके से सुनवाई हुई है आज अरविंद केजरीवाल के मामले में और जिस तरीके से सवालात आए हैं, अभिषेक मनु सिंघवी ने बहुत विस्तार से और गहराई से जाकर के पूरी एक तरीके से कहा जाए इस केस की जो परतें उधार के रख दी हैं राजीव जी, बिल्कुल उससे जो ये चीज़ बहुत सी चीज़ें सामने आ गई हैं कि किस तरीके से ये केस जो है वो फ्रेम किया गया और कहाँ इसमें किस तरीके से गड़बड़ियाँ इस केस में बनाने में हुई हैं। ये चीज़ें राजीव जी उन्होंने सामने ला करके रख दी हैं और ये भी सामने ला करके रखा है कि किस तरीके से इसमें पॉलिटिकल वेंडेटा है, किस तरीके से इसमें राजनीतिक षड्यंत्र हैं इस केस के पीछे। ये भी अभिषेक मनु सिंघवी ने माननीय उच्चतम न्यायालय को बताने का प्रयास किया है राजीव जी कुल मिलाकर के। और अब देखते हैं कि आगे सुनवाई जब होती है तो उसमें क्या आता है राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जस्टिस खन्ना ने एएसजी को यानी राजू को साफ साफ कहा
कि ये जो उन्होंने जो टाइमिंग पॉइंट आउट किया है, यानी इस अरेस्ट की टाइमिंग, यानी अरविंद केजरीवाल को जिस वक्त अरेस्ट किया गया है उस समय द टाइमिंग ऑफ द अरेस्ट सून बिफोर द जनरल इलेक्शन, जनरल इलेक्शन से ठीक पहले इनको जो गिरफ्तार किया गया है, ये टाइमिंग, इस पर भी आपसे हम जवाब सुनना चाहेंगे। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने किसी की भी लिबर्टी होनी चाहिए और वो लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता होनी चाहिए, उस स्वतंत्रता को आप कहीं ना कहीं उसका खंडन नहीं कर सकते, उसको खंडित नहीं कर सकते, ये यहां पर इन्होंने कहा है। तो जस्टिस खन्ना ने अपनी बातें यहां रखी हैं और इन कुछ सवालों को देखकर इन्होंने कहा है कि आप बी प्रिपेयर्ड, हम आपकी बात सुनना चाहते हैं। यानी ये मामला जो है अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जस्टिस खन्ना के सामने एएसजी राजू अपनी दलील कैसे पेश करते हैं, क्या कुछ कहते हैं, यह सुनना देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पहलू जिस पर हम अभी तक लगातार आप तक बातें पहुंचा रहे थे, अब चूंकि ये मामला पूरा का पूरा उस दिशा में जा चुका है जहां से कंक्लूडेड यानी हियरिंग कंक्लूडेड फॉर टुडे, आज की जो सुनवाई है उसको पूरी कर ली गई है और इसके बाद अब कल फिर से यही बेंच जो है आगे बैठेगी और इस पर आगे फिर सुनवाई होनी है। तो एक बहुत ही शानदार केस जिसका जिक्र हम लगातार, जिसके बारे में हम लगातार आप तक बातें पहुंचा रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है। और इस केस में अमलेंदु जी दिखाई दे रहा है साफ साफ कि कहीं ना कहीं ये मामला उस दिशा में जाता हुआ जिस दिशा में ईडी के ऊपर कई सारे सवालों के बौछार ऑलरेडी पड़ चुके हैं। जी राजीव जी, निश्चित तौर पे ईडी पे सवाल हैं और जो सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल किए राजीव जी, और कहा है कि जो है कि ईडी ने शायद शुक्रवार को जो जवाब देने का समय मांगा है, ऐसी सूचना अभी आ रही है अंदर कोर्ट से। अभी थोड़ी देर में मालूम पड़ जाएगा कि क्या आता है, शायद शुक्रवार को ये जो कर सकती है, लेकिन कल सुनवाई होगी। अभी आज जो है वो कंक्लूड हो गया है। कुल मिला के जिस तरह मामला बढ़ा है राजीव जी, जिस तरीके से आखिर में जो है जस्टिस खन्ना ने टिप्पणी की है और ईडी को कहा है, तो ये एक तरफ इस तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है कि ईडी को अब जो है मजबूती के साथ आकर के सारी बातें अपनी रखनी पड़ेंगी, अपना पक्ष रखना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्या किया और आपने बरामद क्या किया। जो महत्वपूर्ण बात की तब राजीव जी जस्टिस खन्ना ने और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान दिलाया वो ये है कि अपराध तब बनता है जब आप कुछ इसमें बरामदगी करें। आपने बरामद क्या किया जिसके आधार पर ये केस बना है राजीव जी। ये पूरा केस मुझे लगता है कि स्पंज होने की तब बढ़ रहा है, पूरा केस ही खत्म होने की तब बढ़ रहा है, क्योंकि ईडी अभी तक कुछ बरामद नहीं कर पाई है। वो 365 दिन का जो थ्रेशोल्ड है वो भी निकल चुका है, उस 365 दिन के थ्रेशोल्ड में भी आप कुछ नहीं कर पाए हैं। उस थ्रेशोल्ड में आपको जो जांच करनी है, अपर लिमिट जो 365 दिन का है वो अपर लिमिट भी पार है। 365 मतलब 2022 का केस आप उस समय से गिरफ्तार कर रहे हैं, 2024 में आके गिरफ्तार कर रहे हैं किसी और को। अब देखिए 18 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, मनीष सिसोदिया को आप गिरफ्तार करके रखे हुए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अभी दूसरी अर्जी भी उनकी जमानत की खारिज कर दी है, अभी अभी आपने ये खबर दी। तो ये सब कुछ चल रहा है और इन सब के बीच में ये साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं ये परिस्थितियां एक अलग दिशा में, और उसमें सबसे बड़ी बात यही कि ये केस जो है आगे बढ़ता हुआ, यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी ने शानदार दलीलें पेश की हैं, जिनके साथ कहीं ना कहीं उनकी बातों को आगे बढ़ाते हुए ही जस्टिस खन्ना नजर आए। इसलिए जस्टिस खन्ना ने एएसजी को कहा, राजू को कहा कि आप बी प्रिपेयर्ड, आप तैयार रहिए बहुत सारे सवालों का जवाब देने के लिए। अब ये आज की सुनवाई पूरी हो गई है, लेकिन यहां से अब अगली सुनवाई कल होनी है। और लेकिन उसी बीच ईडी ने कहा है कि शुक्रवार को हमको शुक्रवार तक का वक्त दीजिए, यानी कि ईडी शुक्रवार का समय चाहती है। अब कोर्ट के ऊपर है कि कल का वक्त, क्योंकि इन्होंने अपोज किया है, अभिषेक मनु सिंघवी ने अपोज किया है, उन्होंने कल का वक्त मांगा है, चुनाव का समय है, टाइमिंग को बार बार लेके आ रहे हैं। उसी टाइमिंग की बात यहां पर जस्टिस खन्ना ने भी की कि इनका कहना है ये दे हैव केम विद टाइमिंग, पॉइंटिंग और टाइमिंग, ये पॉइंट टाइमिंग को पॉइंट आउट करते हुए ये लोग आए हैं कि चुनाव का वक्त बिल्कुल सामने चुनाव है और उस बीच आप गिरफ्तार कर रहे हैं आचार संहिता लगने के बाद। तो इसका क्या कारण है, आखिर इस चीज का जवाब देना होगा। तो मुझे लग रहा है कि यह सुनवाई कल के लिए भी हो सकती है। अभी इस पर यह नहीं आया है कि कल होगी कि शुक्रवार को होगी, लेकिन आज जो सुनवाई है पूरी होने से पहले अब समय कब का दिया जाता है यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। समय कब का मिलता है, कल का, क्योंकि कल इन्होंने सीधे कह दिया था कि ठीक है आगे हम कल सुनेंगे। और लेकिन एक मजेदार बात यहां पर महत्वपूर्ण बात है अमलेंदु जी, अभिषेक मनु सिंघवी ने 1 घंटे
का समय मांगा था और आप देखिए कितने घंटे बात हुई जी, 2 घंटा बात हुई। 2 घंटे से ज्यादा का वक्त अभिषेक मनु सिंघवी को जस्टिस खन्ना ने दिया है, जस्टिस दत्ता ने दिया है। इसका मतलब यह है कि यह बेंच इस मामले को बहुत गंभीरता से समझ रही है और यह बेंच इस पर कुछ ना कुछ फैसला देगी। यह तय मानिए कि यह फैसला डिसमिसल की तरफ तो नहीं जा रहा है, बिल्कुल यह केस डिसमिसल की तरफ नहीं जा रहा है, यह केस फैसले की तरफ जा रहा है और फैसला हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल के यानी अभिषेक मनु सिंघवी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे, अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे। यह साफ यहां पर लग रहा है। अब यह कल सुनवाई इसकी होगी कि शुक्रवार को, आज मंगलवार है, बुधवार बृहस्पतिवार 2 दिन का समय ईडी ने मांगा है। कोर्ट क्या 2 दिन का समय देता है या कल इसको इन कंटिन्यूएशन विद टुडे जैसे आज था वैसे ही कल करते हैं या इसको आगे बढ़ाते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन केस पूरा का पूरा एक एक पहलू हम आप तक पहुंचा रहे थे। आप इसको गौर फरमाइए दोस्तों, इस केस का मकसद, मतलब जो टाइमिंग, जो फ्रेमिंग है टाइमिंग का, गिरफ्तारी, और इसी चीज को लेके गए हैं यहां अभिषेक मनु सिंघवी, अरविंद केजरीवाल कि मेरी गिरफ्तारी का समय आप देखिए मिलॉर्ड, और यह समय जो है यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपने जानबूझकर और दलीलें एक पे एक दी। 365 दिन का इस केस का जो अपर साइड है, अपर होल्ड को भी आपने पार कर दिया और उसके बाद अभी तक लगातार आप इस केस में एक एक करके, इन्होंने 6 लोगों का जिक्र किया अभिषेक मनु सिंघवी ने, उन 6 को भी यहां पर लेकर के PLMA एक्ट जो है, जो सेक्शन 3 है, उसके बाद 19 है, उसके बाद 45 है और 50 है, इन सबका जिक्र करते हुए बहुत ही शानदार तरीके से, और जज ने भी, जस्टिस खन्ना ने भी कहा कि अगर किसी को आप गिरफ्तार करते हैं तो कहीं कुर्की जब्ती कुछ तो होना चाहिए, कुछ मिलना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। और एक बात, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि ऑलरेडी जब न्यायिक हिरासत में है, मामला न्यायालय में है, आपराधिक आप कैसे और किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं, उसके लिए आपने कोर्ट को बताया क्या? कोर्ट को बता के आप गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट को बताना होगा। कोर्ट से आपने परमिशन लिया क्या कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है? और एक बहुत शानदार पॉइंट आपने यहां पर पेश रखा था अमलिंदु जी कि अगर इस पर फाइनल मुहर इस पूरे शराब घोटाले पे एलजी ने लगाई है तो क्या यहां एलजी का मामला भी बनता है? अगर यह केस आगे बढ़ता है तो क्या एलजी की तरफ भी यह केस बढ़ता हुआ दिखाई देता है? तो बहुत अलग अलग चीजें हैं जिस पर अलग अलग ढंग से हम लोग आने वाले समय में चर्चा करेंगे। लेकिन दिलचस्प है यह केस और बहुत ही शानदार ये एक ऐसा मामला जिसमें यह दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं ये मामला जो है ये उस दूसरी दिशा में जाता हुआ जहां से अरविंद केजरीवाल को कुछ फायदा मिल सके, ये दिखाई देता है। क्या कहेंगे आप? जी राजीव जी, बिल्कुल ये आता है। और देखिए आज जो सुबह हम लोग जिस दूसरे मुकदमे का जिक्र किया था राजीव जी, जहां भी जस्टिस ओका की खंडपीठ और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ थी, उसने ईडी से कहा था कि जब न्यायिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो आपकी शक्तियाँ जो है फिर वो अदालत के अधीन है, फिर आपको अधिकार नहीं है, आपको अदालत से अनुमति लेनी पड़ेगी। वही बात राजीव जी जस्टिस खन्ना ने आज ईडी से कही कि जब न्यायिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो क्या आपको अधिकार रह जाते हैं इस तरीके से काम करने की, गिरफ्तारी करने के? आपने क्या अनुमति दी? ये उन्होंने पूछा है कि आपको मतलब बुरी तरह फंस चुके हैं, बुरी तरह फंस चुकी है ईडी। यहां पर साफ दिखाई देता है कि बुरी तरह फंस चुकी है ईडी। और क्या ईडी जो है वो यहां से अब यहां पर एक मजेदार, जो मैं बार बार सोच रहा हूं और सोच रहा था मैं कि आज ही अगर ये कार्रवाई जो है, आज ये जो बहस है आगे अगर बढ़ती तो ये बहुत और भी दिलचस्प होगा। अब इसके लिए कल का इंतजार करना होगा, हो सकता है शुक्रवार का इंतजार करना होगा। अभी हमारे पास वो खबर नहीं आई है कि सुनवाई कल होगी कि शुक्रवार को होगी, लेकिन ईडी ने 2 दिन का समय मांगा है। लेकिन यहां पर दिलचस्प यह है कि ईडी यहां पर कैसे डिफेंस करती है, यह सबसे बड़ी बात है। डिफेंसिव पक्ष जो है वो यहां कितनी मजबूती के साथ ईडी रख पाता है, क्योंकि आप देखिए जब वहां पर सेक्शन संजय सिंह का मामला आया और इन्हीं जज ने कहा था, संजय सिंह के मामले में संजीव खन्ना ने कहा था, जस्टिस खन्ना ने, कि इसमें अगर आप क्या कहते हैं, नहीं तो मैं 45 की तरफ जाऊंगा, सेक्शन 40 सबूत लेके आइए, नहीं तो मैं सेक्शन 45 के तहत बेल की तरफ जाऊंगा। तो इन्होंने कहा कि आप हम विरोध नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप विरोध करेंगे तो सेक्शन 45 की दलील पर हम आएंगे।
और इन्होंने विरोध नहीं किया था। अब यहां पर समझ में नहीं आ रहा है आगे क्या ये सेक्शन 45 का मामला, 50 का मामला, 19 का मामला और 3 का मामला, ये जो पीएमएलए एक्ट के की जो अलग अलग धाराएं हैं, उन धाराओं में सेक्शन 3, सेक्शन 19, सेक्शन 45 और सेक्शन 50, इन सब का कहां कितना डिफेंड कर पाती है ईडी, ये देखना दिलचस्प होगा। तो डिफेंसिव पक्ष क्या होता है, कैसे ईडी यहां पर अपनी बात को रखती है, कैसे यहां पर जज जो है सवाल करते हैं, कैसे यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी और भी कई सारी दलीलों के साथ उस पर और सवाल दागते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। दिलचस्प यह भी रहा आज कि 2 घंटे, 1 घंटे का इन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी ने बात समय मांगा था, कोर्ट में उनको 2.25 घंटे का समय दिया गया और पूरी बात बहुत इत्मीनान से, तफसील से यहां सुनी गई। यह सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है जिसकी चर्चा होने जरूरी है, लाजमी है। और यह केस उस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है अमलेंदु जी, जहां अरविंद केजरीवाल को फायदा नजर आ सकता है। जी हाँ बिल्कुल राजीव जी, उसी दिशा में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और साफ तौर पर दिख रहा है राजीव जी, जिस तरीके से बहस हुई, जिस तरीके से सवालात सब सामने आए हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय ने जिस तरीके से क्वेश्चंस उठाए हैं, ईडी से सवाल किए, कहा कि आपको हम सुनेंगे और अब ईडी ने कहा कि वो अपना जवाब देगी। तो इसमें राजीव जी बिल्कुल ये मामला उसी तक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जाता हुआ दिखाई पड़ता है साफ तौर पर। और अरविंद केजरीवाल के पक्ष में क्या राजीव जी, एक तरीके से कहा जाए कि इस देश की जनता के पक्ष में जाता हुआ दिखाई पड़ता है, चूँकि जिस तरीके से पीएमएलए एक्ट का और ईडी का दुरुपयोग जो है वो केंद्र सरकार ने और बीजेपी सरकार ने किया है, जिस तरीके से वो साफ साफ समझ में आ गया है कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें देश के अंदर हुई हैं और इसका किस तरीके से दुरुपयोग किया गया है। और तमाम केसेस जो हैं इस तरीके से आकर के राजीव जी खुलेंगे। मुझे लगता है कि यह शायद शुरुआत हुई है अभी इसकी, और ये किसी अंजाम तक निश्चित तौर पर ये केस भी पहुँचेगा और देश की राजनीति और दिशा जो है वो भी राजीव जी निश्चित तौर पर बदलती हुई दिखाई पड़ेगी। जी बिल्कुल, ये केस किस दिशा में जा रहा है, इसकी चर्चा, ये किस दिशा में और कहां अंजाम तक ये पहुंच सकता है, इसकी चर्चा, और इसमें क्या कुछ हुआ अभी तक वो एक बार रिकैप कर देता हूं। और हुआ ये है कि कल भी इस पे बहस हुई और अरविंद केजरीवाल ने एक याचिका दायर की थी हाई कोर्ट में। हालांकि उन्होंने वो याचिका सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में ही दाखिल की थी। जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई 21 मार्च को, उसी रात को ये याचिका अभिषेक मनु सिंघवी के थ्रू अरविंद केजरीवाल ने याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन दूसरे दिन चूंकि वो बेंच, उस बेंच में जस्टिस बेला एम त्रिवेदी भी थी और इन्होंने अपने उसको, ये हालांकि मेंशन कहीं नहीं है लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि जस्टिस बेला एम त्रिवेदी के बारे में थोड़ा सा पॉजिटिव वो सेंस में बातें नहीं हो रही हैं। लोग कहते हैं कि उनके यहाँ जो भी याचिका जाती है वो खारिज हो जाती है। तो शायद ये माना गया होगा, अभिषेक मनु सिंघवी ने माना होगा कि यहाँ से हमको इस याचिका को विड्रॉ कर लेना चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी याचिका को विड्रॉ कर लिया था, जिसमें उन्होंने साफ साफ अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी माना था। कहा था कि मेरी गिरफ्तारी यानी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है गैर कानूनी है और इसके खिलाफ वो याचिका लेकर गए थे। फिर याचिका लेकर के पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई। पूरी सुनवाई 2 दिनों तक होने के बाद हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद अब फिर से पहुंचे जब सुप्रीम कोर्ट में यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी यानी अरविंद केजरीवाल, तो यहां पर सुनवाई हुई। उससे पहले ईडी को नोटिस जारी किया गया, 29 तारीख को डेट दिया गया। आप याद कीजिए कि ये 10 दिन पहले का मामला है जब ये पहुंचे थे कोर्ट में। उसके बाद 29 तारीख की तारीख थी। 29 तारीख को लिस्टिंग नहीं थी। जब मैं इंटरव्यू लेने गया था अभिषेक मनु सिंघवी का, तो उन्होंने बताया था और मेरे इंटरव्यू में कहा है, आपने अगर उस पार्ट को देखा होगा, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि सोमवार को यानी 29 तारीख को इसकी लिस्टिंग होनी चाहिए थी। मैंने आज पूछा तो बताया गया कि इसकी लिस्टिंग नहीं है। तो मैं फिर बोला, रजिस्ट्रार ने शायद ध्यान नहीं दिया था, मैं बोला तो मुझे बताया गया कि आप एक काम कीजिए, मेल कर दीजिए। तो मैंने मेल किया है और मैं आई एम होपफुल कि सोमवार को यानी 29 तारीख को इसकी सुनवाई होगी। सुनवाई सोमवार को हुई, सेकेंड हाफ में हुई, 3 बजे से हुई, क्योंकि लिस्टिंग तो पहले हुई नहीं थी, इसलिए 3 बजे से हुई। 3 बजे से लेकर 4 बजे तक 1 घंटे की सुनवाई होती है, 4:05 तक। और वहां पर कहते हैं हियरिंग जो है वो पूरी हो गई, सुनवाई पूरी होती है, ये जज ने कहा था, जस्टिस संजीव खन्ना ने। लेकिन यहां पर इन्होंने कहा, अभिषेक मनु सिंघवी ने, कि हम इसमें और समय मांगते हैं, हमें और समय चाहिए। तो इन्होंने कहा कितना समय? उन्होंने कहा कि 1 घंटे का समय और चाहिए। चलिए दिया 1 घंटे का समय, कल सुनवाई करेंगे हम। ये कहते हुए
इसलिए कल बेंच उठ गई थी और आज हम भी इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज फर्स्ट हाफ में इसकी सुनवाई नहीं हुई, सेकंड हाफ में सुनवाई हुई। हो सकता था अमलेंदु जी की फर्स्ट हाफ में अगर सुनवाई होती तो आज ये मामला और आगे बढ़ता सेकंड हाफ में, और हम भी यही उम्मीद कर रहे थे क्योंकि इसकी लिस्टिंग कल पहले से थी। लेकिन उस बीच जो राजू हैं, एएसजी राजू, वो फ्री नहीं थे, वो और भी पीएमएलए एक्ट के तहत जो ईडी के और केसेस हैं उसमें फंसे हुए थे, इसलिए वो इसमें नहीं आ पा रहे थे, तो सुनवाई आगे नहीं बढ़ रही थी। जब 2 बजे बेंच फिर से बैठी है लंच के बाद तो सुनवाई शुरू हो गई, तो तत्काल शुरू हुई है। बेंच जैसे बैठी है 2 बजे लंच के बाद यह सुनवाई शुरू हुई है। 2 बजे से लेके 4:15 तक ये सुनवाई लगातार चली है, यानी 2 घंटा 15 मिनट तक ये सुनवाई, और 2 घंटा 15 मिनट तक लगातार अपनी दलीलें पेश करते रहे अभिषेक मनु सिंह भी। उसमें थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस की गुंजाइश दिखाई दी, जो किया है जस्टिस खन्ना ने, एक बार इंटरफेयर किया है जस्टिस दत्ता ने, और 1-2 बार इंटरफेयर किया है एएसजी एसवी राजू ने। तो ये इतना हुआ है। इसके बाद में अब जस्टिस खन्ना ने कहा कि सुनवाई पूरी होती है, लेकिन बी प्रिपेयर्ड, एएसजी राजू को कहा, बी प्रिपेयर्ड, ईडी को कहा कि आप तैयार रहिए, मुझे आपकी बात सुननी है। ये बात आगे कल बढ़े उससे पहले इन्होंने कहा, राजू ने, कि मिलॉर्ड मुझे समय चाहिए 2 दिन का, यानी शुक्रवार का। अब 2 दिन का समय मिलता है या नहीं मिलता है अभी तक वो सामने नहीं आया है। ये शायद रजिस्ट्रार बाद में बताएंगे लिस्टिंग कब की होती है। आया है क्या अमलेंदु जी? जी अभी तो नहीं आया। नहीं आया। हाँ, तो ये नहीं आया, हो सकता है कि कल हो सकता है। मुझे जरा, अगर मैं अपनी टीम से भी कहूँगा चेक करके बताइए, अगर आ गया हो 2 दिन का समय तो ये भी ज़रूर बता दीजिए। अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, अगर कल का है तो कल भी, और नहीं तो फिर शुक्रवार को। लेकिन यहाँ पर 2 दिन का समय मांगा गया है। अब वो 2 दिन का समय अगर मिल जाता है तो बढ़िया है, नहीं मिलता है तब भी बढ़िया है। हम भी चाहते हैं कि ये केस जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी इस केस के कंक्लूजन पे आए और केस जो है वो फैसले की तरफ बढ़े। और इसमें जो दिखाई दे रहा है, जितनी दलीलें पेश की गई हैं, उन दलीलों के आधार पर यह दिखाई दे रहा है कि ये मामला कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के पक्ष में अभी तक की दलीलों के आधार पर जाता हुआ दिखाई देता है। अमलेंदु जी। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी। ये दलीलें जिस तरीके से दी गई हैं, ये सारी दलीलें जो हैं वो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जाती हुई दिखाई पड़ती हैं। और जिस तरीके से माननीय उच्चतम न्यायालय ने सवाल किए हैं, वो सवाल भी जो है ये संकेत देते हैं कि ये मामला अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और सवाल जो राजीव जी उठे हैं इस पूरी बहस के दौरान, वो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हैं। कुल मिलाकर के एक तो ये कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ समझौता नहीं किया जा सकता, ये महत्वपूर्ण प्रश्न माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उठाया गया है। और ये भी कहा गया है कि जो गिरफ्तार करने का समय है उस पर जो जिस तरीके से पिटिशनर ने सवाल उठाया है उस पर भी ईडी को जवाब देना है। और जो अभिषेक मनु सिंघवी ने सवाल उठाया, वो सवाल उठाया कि आपके पास मेरे को गिरफ्तार करने के कोई आधार नहीं है, कोई पैसे की बरामदगी नहीं हुई है, कोई मनी ट्रेल नहीं है, किसी ने मेरे खिलाफ बयान नहीं दिया है। जिस एक व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है कि उसने बयान दिया, वो पहले 9 बयान देता है, उन 9 बयानों में अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं होता है। 10वें बयान में वो जब लेता है तब जाकर के आप उसके आधार पर गिरफ्तारी करते हैं, उसके बाद उसको जमानत मिल जाती है उसके बेटे को। और अरविंद केजरीवाल को जब आप गिरफ्तार करते हैं तो इस बीच 2023 का आखिरी बयान है, जिस अप्रूवर के बयान के आधार पर जो आप अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करते हैं, और गिरफ्तार करते हैं आप 9 महीने के बाद, यानी कि 21 मार्च 2024 को। तो इस बीच आपने किस तरीके से, अगर मान लीजिए आप अपराधी थे अरविंद केजरीवाल, तो आपने खुला क्यों छोड़ दिया अरविंद केजरीवाल को? तो ये सारी चीज़ें जिस तरीके से दलीलें आई हैं राजीव जी, ये ईडी की कार्यप्रणाली पे और ईडी की जो फंक्शनिंग है, ईडी जिस तरीके से काम कर रही है, उसके ऊपर बहुत से सवालिया निशान उठाते हैं। और जाहिर सी बात है कि कानून के अधिकार क्षेत्र में जाकर के जब कानूनी बातें होंगी राजीव जी, तो फिर कानूनी तर्क और कानूनी साक्ष्य जो है उन्हीं के आधार पर बातचीत होगी, और उसी के आधार पर ये केस जो है वो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जाता हुआ दिखाई पड़ता है कि कानूनी सबूत जो है वो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में फिलहाल दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिलहाल ये है कि शाम को जब रजिस्ट्रार वो देखते हैं कि कल कौन कौन से केसेस हैं, और इन केसेस में कल किस समय, अगर कल की लिस्टिंग होनी है तो कल कब लिस्टिंग होगी, या इसे ईडी ने जो मांगा है समय कि मुझे शुक्रवार तक का समय दीजिए, यानी इसकी हियरिंग शुक्रवार को हम इसका जवाब देंगे, क्या शुक्रवार को समय मिलता है या कल इसकी बात आगे बढ़ती है इसी हियरिंग को, जो भी होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आज जितनी बातें थी वो हम आप तक पहुंचा चुके हैं। एक बहुत ही गंभीर मसला, और इस मसले के साथ इस देश का चुनाव प्रभावित होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि टाइमिंग ऑफ अरेस्ट
अरेस्ट की जो गिरफ्तारी की जो टाइमिंग है, समय जो है उसका, उस पर यहां सवाल उठाया गया है और इन सवालों के साथ बहुत सारे सवाल वो भी दागे गए, दलील दी गई अभिषेक मनु सिंघवी यानी अरविंद केजरीवाल की तरफ से। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मामला और इस मामले पर हमारी निगाहें टिकी हुई हैं। दोस्तों, इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं और शाम को आप हमेशा देखते हैं न्यूज पॉइंट, और उसके अलावा अभी से थोड़ी देर में आप देखेंगे हमारी सहयोगी बुशरा खानम, हमारी टीम पूरी जो है वो अमेठी पहुंची हुई है।